रुद्रसेन का मुक्का एक शक्तिशाली बल से भरा हुआ था। धमाका। वो मुक्का अंबरवीर यादव के शरीर पर बेरहमी से लगा। सफलता। रुद्रसेन खुश दिखे। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। उन्होंने सोचा था कि उनके हमले से अंबरवीर यादव को चोट जरूर लगेगी। लेकिन रुद्रसेन ने यह नहीं सोचा था कि जब उनका मुक्का अंबरवीर यादव के शरीर पर लगा तो अंबरवीर यादव की क्यूई को रुद्रसेन की क्यूई ने सुरक्षित कर दिया। अंबरवीर यादव के शरीर को उनकी क्यूई ने सुरक्षित रखा था। रुद्रसेन के पंच को अंबरवीर यादव की क्यूई ने पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। अच्छा नहीं। रुद्रसेन के हाव-भाव थोड़े बदल गए। उसे बुरा लग रहा था और वो जल्दी से पीछे हट गया। अंबरवीर यादव ने बुरी तरह मुस्कुराया। छोटे बव्वा, मेरा पंच खाओ। भूम। अंबरवीर यादव की मुट्ठी फट गई और अचानक एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। पेंग। एक गगनभेदी विस्फोट हवा में फैल गया। रुद्रसेन और अंबरवीर यादव जमकर टकरा गए थे। वो अत्याचारी ताकत हवा में फैल गई। अंबरवीर यादव के हमले का सामना करने वाले रुद्रसेन को पीछे धकेल दिया गया। अंबरवीर यादव ने उपहास करते हुए कहा, आपके पास कोई मौका नहीं होगा। अपनी बात समाप्त करते ही अंबरवीर यादव रुद्रसेन की ओर दौड़े। रुद्रसेन द्वारा लगातार घायल होने के बाद अंबरवीर यादव गुस्से से फटने की कगार पर थे। इसलिए वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने रुद्रसेन पर एक और मुक्का मारा। उस आदमी के पंच में 10 मिलियन किलोग्राम की ताकत थी। ये भयानक था। अगर ये कोई और होता, भले ही वो अंबरवीर यादव के समान स्तर पर होते, तो उन्हें कुचल दिया जाता। अंबरवीर यादव के स्तर पर उनकी ताकत लगभग 8 मिलियन किलोग्राम थी। लेकिन अंबरवीर यादव एक राक्षसी प्रतिभा थे, इसलिए वे समान स्तर के अन्य काश्तकारों की तुलना में बहुत मजबूत थे। लेकिन अंबरवीर यादव के प्रतिद्वंदी रुद्रसेन थे। अंबरवीर यादव के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन ने अपनी 3 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं का इस्तेमाल किया। उनकी ताकत तुरंत बढ़कर 3,84,000 किलोग्राम हो गई। उसी समय रुद्रसेन ने प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी कौशल का उपयोग किया और प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी की ताकत उनके शरीर में बहती रही। कुचल मुट्ठी। रुद्रसेन पीछे नहीं हटे। इसके बजाय वो अंबरवीर यादव की ओर बढ़े। जब आदिम ड्रैगन्स क्यू हाथी की शक्ति ने कुचल मुट्ठी को सक्रिय किया तो रुद्रसेन की युद्ध शक्ति भी चरम पर पहुंच गई। क्या रुद्रसेन पागल है? उसने वास्तव में अंबरवीर यादव पर हमला करने की पहल की थी। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? अंबरवीर यादव का अंदरूनी दरबार में अजेय अस्तित्व था। बेशक वो उस व्यक्ति के अलावा था जो पहले स्थान पर था। ऐसा कहा जाता था कि वो आदमी एक मार्शल जनरल था और अकादमी के कई बुजुर्गों से भी अधिक शक्तिशाली था। उनकी ताकत वाइस प्रिंसिपल के बराबर थी। नंबर 1 सन की 4 अकादमियों के भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अकादमी में नहीं लौटे। अगर वो वापस भी आ जाता तो भी कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। इस अस्तित्व के अलावा अंबरवीर यादव को निश्चित रूप से अपराजेय युद्ध देवता कहा जा सकता है। वर्तमान में रुद्रसेन ने अंबरवीर यादव के खिलाफ आरोप लगाने की पहल की थी और जहां तक सभी का सवाल था, यह वास्तव में मौत की सजा देने से अलग नहीं था। बम। रुद्रसेन और अंबरवीर यादव एक बार फिर से टकरा गए। धमाकेदार धमाका। दोनों 3 कदम पीछे हट गए। यह कैसे संभव है? कई लोग अविश्वास से चिल्लाए। अंबरवीर यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1 करोड़ किलोग्राम की ताकत से पंच आउट कर सकते थे। दूसरी ओर रुद्रसेन केवल 1 साल पहले छठे फॉर्म मार्शल आर्टिस्ट थे। एक छोटे से साल में वो वास्तव में अंबरवीर यादव के स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर लड़ने में सक्षम थे। जूनियर भाई रुद्र बहुत शक्तिशाली है ना? मनोहर और अन्य लोग सदमे से चिल्लाने लगे। जैस्मिन, रणधीर और अन्य आंतरिक अदालत के विशेषज्ञ भी अवाक रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन अंबरवीर यादव से लड़ने की क्षमता रखते हैं। रुद्रसेन की ताकत से हर कोई दंग रह गया। अंबरवीर यादव का चेहरा बेहद उदास था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बूम। इसी समय अंबरवीर यादव के शरीर से एक भयानक आभा बाहर निकली थी। उसका डेंटियन एक उज्जवल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। मार्शल सोल। क्या अंबरवीर यादव अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने जा रहे हैं?
कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे, छोटे बव्वा, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंक लिया। हालांकि एक बार जब मैं अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लूंगा तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे, अंबरवीर यादव ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्रसेन ने आश्चर्यजनक रूप से अंबरवीर को अपनी आत्मा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। भीड़ फुसफुसाने लगी। उनके विकास की गति बहुत तेज है। चारों परिसरों के उच्च अधिकारी भी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, अंबरवीर यादव में विशाल दिव्य आत्मा है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल सोल है। रुद्रसेन की मार्शल सोल एक ब्लैक होल मार्शल सोल है। ये किसी की साधना की गति को बढ़ा सकता है। ये एक सहायक मार्शल सोल के समान है। अंबरवीर यादव के खिलाफ उन्हें नुकसान होगा। गगन मिश्रा ने भौएं चढ़ाकर कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी खेती का स्तर केवल 1 वर्ष में छलांग और सीमा से बढ़ने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि उनकी मार्शल सोल बेहद शक्तिशाली है, सूर्यशंकर ने कहा। परीक्षण के दौरान ये 10वीं कक्षा की मार्शल सोल थी, अद्वैत सेन ने कहा। 10वीं कक्षा? सूर्यशंकर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने बहुत सी चीजें देखी थी। उन्होंने कई वर्षों तक बाहर यात्रा की थी और कई मजबूत काश्तकारों के साथ साथ अनगिनत प्रतिभाओं को भी देखा था। हालांकि सूर्यशंकर ने कभी 10वीं कक्षा की मार्शल सोल नहीं देखी थी। दहाड़! इस समय अखाड़े में एक धरती को चकनाचूर करने वाली दहाड़ गूंज उठी। अंबरवीर यादव के पीछे एक विशाल सिलहूट दिखाई दिया। वह सिलहूट 100 मीटर लंबा था और युद्ध कवच पहने हुए था। इसने लोगों को एक अतुलनीय रूप से भारी और दमनकारी एहसास दिया। वह अंबरवीर यादव की मार्शल सोल थी। इसे विशाल दिव्य आत्मा कहा जाता था। विशाल दिव्य आत्मा में असीम शक्ति थी। किंवदंतियों के अनुसार विशाल दिव्य आत्मा आकाशित दुनिया के देवताओं में से एक थी। अंबरवीर यादव विशाल दिव्य आत्मा के कारण अपने समान स्तर के कृषकों को दबाने में सक्षम थे। छोटे बबुआ, इसे खत्म करने का समय आ गया है। अंबरवीर यादव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और रुद्रसेन चौर चल दिए। बूम! जब विशाल दिव्य आत्मा का मुक्का आया तो रुद्रसेन भी गए। रुद्रसेन ने पागलों की तरह प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी कौशल को प्रसारित किया। प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी, पवित्र सम्राट धनुष। रुद्रसेन के पीछे एक सिलहूट दिखाई दिया। वह सिलहूट जमीन पर खड़ा था और उसका सिर आकाश में था। यह देखना असंभव था कि यह कहां समाप्त होता है। उसके सिलहूट के सामने विशाल दिव्य आत्मा एक विशाल अजगर के सामने एक चींटी की तरह थी। वह क्या है? कई लोगों ने रुद्रसेन के पीछे प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी को देखा। भगवान, वो क्या है? कॉलेज के उच्च अधिकारियों के चेहरे अतुलनीय सदमे से भर गए थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं उस भयानक सिलहोट के सामने कांप रही हों। दहाड़! प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी दहाड़ने लगा। धमाका! अंबरवीर यादव की विशाल दिव्य आत्मा का विस्फोट हो गया। अंबरवीर यादव को भी उड़ाकर भेजा गया। काश! हवा में अंबरवीर यादव ने मुंह से खून थूक दिया और जमीन पर गिरने से पहले 1 दर्जन मीटर की दूरी पर उड़ गए। रुद्रसेन ने आगे बढ़कर अंबरवीर यादव की ओर ठंडे स्वर में देखा। आप हार गए हैं। मैं वास्तव में हार गया हूं। अंबरवीर यादव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह असली था। प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी पहले ही गायब हो चुका था। हालांकि प्राइमोर्डियल ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट ने सभी को जो झटका दिया, उसे दूर करना मुश्किल था। अंबरवीर यादव वास्तव में हार गए थे। ऐसा लगता है कि रुद्रसेन के पास कुछ रहस्य है, एक उच्चाधिकारी ने कहा। अंबरवीर यादव ने सिर हिलाया। किस प्रतिभा के पास रहस्य नहीं होते? सूर्यशंकर ने पूछा। कई उच्चाधिकारियों ने सिर हिलाया। यदि कोई अनगिनत काश्तकारों के सामने खड़ा होना चाहता है तो उन्हें बेहद प्रतिभाशाली होना होगा। उनमें से अधिकांश को चमत्कारी चीजों का सामना करना पड़ा था। अद्भुत! जूनियर भाई रुद्र अद्भुत है। यहां तक कि अंबरवीर यादव भी जूनियर भाई रुद्र के लिए एक मैच नहीं था। वरिष्ठ भाई रुद्र अद्भुत है। लॉन्ग रिवर इंस्टीट्यूशन के छात्रों ने खुशी मनाई। अंबरवीर यादव को रुद्रसेन ने हराया था। लॉन्ग रिवर इंस्टीट्यूशन के लिए यह एक सम्मान था। अंबरवीर यादव जमीन से रेंगकर उठे और ऊंची आवाज में बोले, रुद्रसेन, मैं तुमसे फिर लड़ूंगा। इतना कहकर अंबरवीर यादव युद्ध के मंच से कूद गए और कॉलेज से बाहर चले गए। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं
और अंबरवीर यादव की पीठ की ओर देखा। अंबरवीर यादव काफी सीधे थे। रुद्रसेन भी युद्ध के मंच से कूद गए। स्वाभाविक रूप से कई लोग रुद्रसेन को बधाई देने के लिए आए। रुद्रसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया। रुद्रसेन और अंबरवीर यादव की लड़ाई समाप्त होने के बाद अन्य 10 छात्रों ने आंतरिक आंगन के शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती दी। हालांकि उनमें से केवल एक ही सफल हुआ। यह स्पष्ट था कि शीर्ष 100 छात्रों में से एक को हराना और शीर्ष 100 में प्रवेश करना आसान नहीं था। 10 दिन बाद 4 विश्वविद्यालयों की महान प्रतियोगिता समाप्त हो गई। रुद्रसेन ने 4 विश्वविद्यालयों की महान प्रतियोगिता के दौरान सुरेंद्र प्रताप और अंबरवीर को हराया था। अफसोस की बात यह थी कि रणधीर चौधरी को सुरेंद्र प्रताप ने हराया था। सुरेंद्र प्रताप की जीत शर्मनाक थी, लेकिन परिणाम को बदला नहीं जा सकता था। अकेडमी के नियमों के अनुसार पराजित छात्र अन्य शीर्ष 100 छात्रों को दोबारा चुनौती नहीं दे सकते थे। इस नियम के कारण रणधीर चौधरी को अन्य छात्रों को फिर से चुनौती देने के लिए केवल अगले 4 अकेडमी टूर्नामेंट तक का इंतजार करना पड़ सकता था। सच तो यह है कि रणधीर चौधरी को इस सम्मान की ज्यादा परवाह नहीं थी। वो अगले साल वज्रदीक्षा अकेडमी छोड़ने की योजना बना रहा था। वो पहले ही 10 साल से वहां खेती कर रहा था। रणधीर चौधरी के साथ रुद्रसेन की वार्ता के दौरान रणधीर चौधरी ने खुलासा किया कि वो अनुभव हासिल करने के लिए अपने परिवार के एक बुजुर्ग के साथ बाहर जा रहे हैं। वो बुजुर्ग एक प्राचीन संप्रदाय का उपयाजक था। रणधीर चौधरी के परिवार को उम्मीद थी कि वो इस अवसर का उपयोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए उस प्राचीन संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए रणधीर चौधरी को चांगहरे शाखा में रैंकिंग के प्रति जुनूनी होने की आवश्यकता नहीं थी। ये 1000 ग्रेट स्ट्रेंथ हिडन ड्रैगन पिल्स का इनाम है। उपडीन ने व्यक्तिगत रूप से रुद्रसेन को इनाम दिया। रुद्रसेन बहुत उत्साहित थे। 1000 महान शक्ति छिपी हुई ड्रैगन गोलियां निश्चित रूप से उसे फिर से तोड़ने में मदद करेंगी। गोलियों के अलावा भीतर के आंगन में रुद्रसेन के फायदे भी काफी बढ़ गए थे। हर महीने वो खेती के संसाधनों के रूप में 50 ग्रेट स्ट्रेंथ हिडन ड्रैगन पिल्स प्राप्त कर सकता था। 4 अकादमियों का टूर्नामेंट खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी अकादमी में काफी चर्चा थी। चाहे वो अंदर का आंगन हो या बाहरी आंगन, हर कोई रुद्रसेन के असाधारण प्रदर्शन के बारे में बात कर रहा था और कैसे उन्होंने सुरेंद्र प्रताप और अंबरवीर यादव को हराया था। हालांकि 4 अकादमियों के टूर्नामेंट के कारण रुद्रसेन के जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी हर दिन कड़ी मेहनत करता था। जैसा कि एल्डर तरुण झा ने उन्हें सिखाया था, खेती करना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा था। अगर वो आगे नहीं बढ़ता तो वो पिछड़ जाता। वो खुद से अपनी उम्मीदों को कम नहीं कर सकता था, अन्यथा वो एक ठहराव पर फंस सकता है। छोटे रुद्रसेन, क्या आप वहां हैं? बाहर से एक सुखद आवाज आई। ये कौन है? तुम इतने असभ्य क्यों हो रहे हो? भाई रुद्रसेन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शौर्य वर्मा दौड़कर बाहर आए और गुस्से में कहा, लेकिन जल्द ही वो एक झुके हुए चेहरे के साथ वापस आ गया। उसके पीछे एक प्यारी प्यारी और शरारती लड़की थी। आप यहाँ क्यों आई हैं, बहन मोहिनी मिश्रा? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वाइस डीन की पोती मोहिनी मिश्रा थी। हैं, तुम अभी भी मुझे याद करते हो? मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो, मोहिनी मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन मोहिनी मिश्रा, आप इतनी खूबसूरत महिला है, मैं आपको जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। आप लंबे समय से मेरी आत्मा में अंकित हैं। रुद्रसेन ने कहा। तुम बहुत मीठा बोलते हो। मोहिनी मिश्रा अच्छे मूड में थीं। हर किसी को तारीफ सुनना पसंद था और मोहिनी मिश्रा भी इससे हम नहीं थीं। उन्होंने कहा, मैंने आधे साल से अधिक समय के लिए कॉलेज छोड़ दिया और जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि आपने 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता के दौरान अंबरवीर यादव को हराया था। आपने हमारी लॉन्ग रिवर ब्रांच को गौरवान्वित किया है, मोहिनी मिश्रा ने कहा। जाहिर है उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन अंबरवीर यादव को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। यहां तक कि अंबरवीर यादव के लिए भी जैस्मीन एक मैच नहीं हो सकती है, लेकिन रुद्रसेन ने वास्तव में अंबरवीर यादव को हराया था। कॉलेज लौटने के बाद जब मोहिनी मिश्रा ने पहली बार इसके बारे में सुना तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक है। बाद में उसे पता चला कि यह सच था। मैं सिर्फ खुशकिस्मत था, रुद्रसेन ने विनम्रता से कहा। हे, तुम बहुत विनम्र हो। मैंने तुम्हें अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया, मोहिनी मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उन्होंने मोहिनी मिश्रा के शरीर पर नजर डाली और कहा, अगर कोई इनाम है तो शायद मैं सहमत हो जाऊंगा। तुम क्या इनाम चाहती हो? मोहिनी मिश्रा से पूछा। उदाहरण के लिए एक महिला के साथ अंतरंग होने का मौका, रुद्रसेन ने सीधे कहा।
रुद्रसेन और भी साहसी होते जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने विकृत हो। मोहिनी मिश्रा ने कराहा और शर्मा गईं, लेकिन वो गुस्से में नहीं दिखीं, बस थोड़ी शर्मिंदगी लग रही थी। अगर कोई और होता तो मोहिनी मिश्रा पहले ही उन्हें मुक्का मार देती। हालांकि रुद्रसेन के सामने मोहिनी मिश्रा शर्मा रही थीं। उस एहसास ने मोहिनी मिश्रा के दिल को हिला दिया था। एक गोरी और सुंदर लड़की एक सज्जन की पत्नी होती है, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहिनी मिश्रा ने कराहते हुए कहा। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है, बूढ़े ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा। उपप्रधानाचार्य मुझे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा कि ये क्या है। रुद्रसेन ने सिर हिला दिया। रुद्रसेन लॉन्ग रिवर ब्रांच के मुख्य महल में गए। वहां न केवल उप प्रधानाचार्य गगन मिश्रा थे, बल्कि धर्म ग्रंथ मंडप के बड़े तरुण झा और प्रधानाचार्य सूर्य शंकर भी थे। शिष्य रुद्रसेन बड़ों का अभिवादन करते हैं। रुद्रसेन ने उन तीनों को प्रणाम किया। हम सभी परिवार हैं, इतने विनम्र मत बनो, गगन मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर तरुण झा भी मुस्कुराए और बोले, रुद्रसेन, ओल्ड मैन सन आपकी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। मेरी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करो। रुद्रसेन उलझन में थे। एल्डर तरुण झा ने कहा, यह देखने के लिए कि आपके पास स्पिरिट एरे सीखने की प्रतिभा है, आपकी आत्मा की शक्ति का परीक्षण कीजिए। तरुण झा की बात सुनकर रुद्रसेन तुरंत उत्तेजित हो गए। स्पिरिट एरे मास्टर्स अत्यंत दुर्लभ थे। स्पिरिट एरे मास्टर्स के लिए उनके पास कई अकल्पनीय क्षमताएं थीं। एक स्पिरिट एरे मास्टर किसी भी गुट में एक सम्मानित अतिथि था। स्पिरिट एरे मास्टर बनना आसान नहीं था। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से स्पिरिट एरे मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन शक्तिशाली स्पिरिट एरे मास्टर के मार्गदर्शन के बिना केवल अपनी साधना पर निर्भर करके स्पिरिट एरे मास्टर बनना असंभव था। सूर्य शंकर ने क्रिस्टल बॉल निकालते हुए कहा, यह सोल टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल है। उस पर अपना हाथ रखें और इसे महसूस करने की कोशिश करें। यदि सोल टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल प्रतिध्वनित होती है और बदलती है, तो आपके पास स्पिरिट एरे सीखने की सामर्थ्य होगी। हाँ। रुद्रसेन आगे बढ़े और एक गहरी सांस ली। उसने स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा और स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल को ध्यान से महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सूर्य शंकर, गगन मिश्रा और एल्डर तरुण झा ने भी स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल को घबराहट से देखा। 10 लाख काश्तकारों में से एक भी किसान ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास स्पिरिट एरे सीखने की प्रतिभा हो। वे स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते थे कि रुद्रसेन में ऐसी प्रतिभा होगी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि संभावना बहुत अधिक नहीं है। वास्तव में यह बहुत पतली थी। हालांकि वे तीनों जल्द ही चौंक गए, क्योंकि 10 सेकंड के बाद क्रिस्टल बॉल ने एक लहर उत्सर्जित की। यह चला गया, एल्डर तरुण झा ने कहा। वह इतनी जल्दी सोल टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल के साथ संवाद करने में कैसे सक्षम हो गया? रुद्रसेन में स्पिरिट एरे मास्टर बनने की प्रतिभा जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी प्रतिभा किस स्तर की है, गगन मिश्रा ने उम्मीद से कहा। स्पिरिट एरे सीखने की प्रतिभा आत्मा विशेषता और आत्मा शक्ति से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। आत्मा की विशेषता को समझना भी आसान था। यह आत्मविश्वास, ताकत या हीनता थी। जहां तक आत्मा शक्ति का सवाल है, यह जन्मजात था और इसे बदला नहीं जा सकता था। जब तक कोई यीन यांग क्षेत्र में खेती ना करे, तब तक किसी की आत्मशक्ति में सुधार नहीं किया जा सकता था। एक कृषक की आत्मा शक्ति को 10 अलग-अलग रंगों में विभाजित किया गया था। सफेद, चांदी, स्यान, गहरा सोना, पीला सोना, गहरा बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी सोना और नारंगी। रंग जितना गहरा होगा, जन्मजात आत्मशक्ति उतनी ही मजबूत होगी और आध्यात्मिक सारणी मास्टर के मार्ग पर प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। देखो, क्रिस्टल बॉल बदलने लगी है, एल्डर तरुण झा ने कहा। सूर्य शंकर, गगन मिश्रा और एल्डर तरुण झा बिना पलक झपकाए क्रिस्टल बॉल को घूर रहे थे। उन्होंने देखा कि क्रिस्टल बॉल का रंग सफेद से बढ़कर सिल्वर, वाइट, सियान, डार्क सियान और सभी तरह से गहरे बैंगनी हो गए। इसके रुकने का कोई संकेत नहीं मिला। सूर्य शंकर, गगन मिश्रा और एल्डर तरुण झा ठंडी हवा का सांस ले रहे थे। क्रिस्टल बॉल का रंग बढ़ता रहा। गहरे बैंगनी रंग से यह बैंगनी, बैंगनी सुनहरा हो गया और अंत में यह नारंगी हो गया। तभी यह बंद हुआ। नारंगी, संचरण में नारंगी का उच्चतम स्तर। उन तीनों के चेहरे अतुलनीय सदमे से भर गए थे। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोली। सूर्य शंकर ने रुद्रसेन की ओर देखा और उत्साह से कहा, जीनियस, आप जाग रहे हैं। एक योग्य आध्यात्मिक सड़क के मास्टर बनना आसान नहीं था।
इसलिए रुद्रसेन को आध्यात्मिक एरे प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत करनी पड़ी। हर दिन वह आध्यात्मिक सड़कों पर सूर्य शंकर के व्याख्यान सुनने में बहुत समय बिताते थे। वहीं जब भी सूर्य शंकर आध्यात्मिक व्यू बना रहे होते थे, तो रुद्रसेन उपस्थित होते थे। सूर्य शंकर ने रुद्रसेन को विधि का निरीक्षण करने और याद रखने की अनुमति दी। रुद्रसेन अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आध्यात्मिक सड़क मास्टर्स 1 लाख में से एक थे और 1 लाख में से केवल एक के पास आध्यात्मिक सड़क मास्टर बनने की प्रतिभा होगी। हालांकि प्रतिभा के साथ भी इसका मतलब यह नहीं था कि कोई आध्यात्मिक सड़क मास्टर बन जाएगा। आध्यात्मिक सड़क मास्टर बनने की प्रतिभा वाले 10 काश्तकारों में से यह पहले से ही एक अत्यंत ऊंची संभावना थी। यही कारण था कि पूरे संघारण शहर में सूर्य शंकर एकमात्र आध्यात्मिक व्यू गुरु थे। आध्यात्मिक सड़कों के बारे में सीखते समय रुद्रसेन ने साधना करना बंद नहीं किया। उन्होंने बहुत मेहनत करना जारी रखा। रुद्रसेन हर दिन प्राप्त होने वाली जोरदार ड्रैगन गोलियों को परिष्कृत करता था और रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी खेती धीरे धीरे बढ़ रही है। दिन ब दिन समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। बूम! रुद्रसेन के कमरे से एक अत्याचारी आभा फैली। उस अत्याचारी आभा ने आराम कर रहे शौर्य वर्मा को भी चौंका दिया। छोटे भाई रुद्र, क्या आप ठीक हैं? शौर्य वर्मा ने पूछा जब वह रुद्रसेन के कमरे के बाहर पहुंचे। रुद्रसेन चेहरे पर मुस्कान लेकर बाहर आ गए। मैं ठीक हूं, मुझे बस एक सफलता मिली है। जूनियर भाई, आपको फिर से सफलता मिली है? शौर्य वर्मा आश्चर्य से चिल्लाए। रुद्रसेन मुस्कुराया। मैंने बहुत सारी जोरदार ड्रैगन गोलियां प्राप्त की, इसलिए निश्चित रूप से मुझे एक सफलता मिली। मुझे भी खेती करनी है, अन्यथा मेरे पास जूनियर भाई रुद्र के समान छत के नीचे रहने के लिए चेहरा नहीं होगा। आधी रात को शौर्य वर्मा अपने कमरे से निकलकर खेती के आंगन की ओर भागे। रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया और फिर ठहाका मारने लगा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो, केवल प्रेरणा के साथ ही वह कड़ी मेहनत कर सकता था और सुधार कर सकता था। अगले दिन रुद्रसेन आध्यात्मिक सड़कों पर सूर्य शंकर के व्याख्यान सुनने के लिए मुख्य हॉल में गए। सूर्य शंकर ने कहा, आप पहले ही 3 महीने तक आध्यात्मिक सड़कों की बुनियादी बातें पढ़ चुके हैं और आपने उन्हें 3 महीने तक देखा भी है। आज आप एक आध्यात्मिक सड़क बनाने का प्रयास करेंगे। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। वह 3 महीने से पढ़ाई कर रहा था और वह इस पल का इंतजार कर रहा था। भले ही रुद्रसेन युवा और परिपक्व थे, फिर भी वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकते थे। एक महान सड़क है, आध्यात्मिक सड़क है। आज हम एक आध्यात्मिक सड़क बनाएंगे। सूर्य शंकर ने रुद्रसेन को देखा और जारी रखा। एक आध्यात्मिक सरणी को चित्रित करने के लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जब हम एक आध्यात्मिक सरणी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम एक आध्यात्मिक सरणी खींचने के लिए एक आध्यात्मिक सरणी नहीं खींचते हैं, लेकिन हम इसे अपने दिल से खींचते हैं। केवल इस तरह की आध्यात्मिक सरणी में ही जीवन हो सकता है। आध्यात्मिक ऋण बनाने के लिए भी ऐसा ही है। आपके द्वारा खींचे गए आध्यात्मिक ऋणों को जीवन देने के लिए आपको अपने दिल से चित्र बनाने की आवश्यकता है। अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को शांत करें और धीरे धीरे याद करें कि मैंने आपको आध्यात्मिक ऋण बनाना सिखाया है। रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी मूल रूप से उत्साहित भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। आध्यात्मिक ऋण जीवित थे। केवल अपने दिल से चित्र बनाकर ही कोई आध्यात्मिक ऋण को जीवन दे सकता है। रुद्रसेन एक रहस्यमयी दुनिया में डूबे हुए थे। उसकी आंखों के सामने अनगिनत घने भरे हुए छोटे कण लग रहे थे। ये छोटे कण स्पिरिट एरे फैक्टर्स थे, जो शून्य में तैर रहे थे। यदि कोई आध्यात्मिक रून्स को संघनित करना चाहता है, तो उन्हें आध्यात्मिक सरणी तत्वों को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है और फिर उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक रून बनाने के लिए एक साथ फ्यूज करना होता है। जब आध्यात्मिक टैटुओं को एक दूसरे के साथ एक विशेष विधि के माध्यम से जोड़ा गया था, तो वे एक घने और आपस में जुड़े हुए सरणी आरेख बनाते थे। यही तथाकथित आध्यात्मिक सरणी थी। बशर्ते रुद्रसेन को अब जो करने की आवश्यकता थी, वो आध्यात्मिक रूनों को संघनित करना था। आध्यात्मिक रून के चित्र के लिए तावीज ब्रश, तावीज कागज और तावीज तरल के उपयोग की आवश्यकता होती है। ये चीजें एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर को आध्यात्मिक सरणी तत्वों को संघनित करने में मदद कर सकती हैं। रुद्रसेन ने छोटे छोटे कणों को अपने मन में कैद कर लिया।
धीरे धीरे वह इन छोटे आध्यात्मिक सरणी तत्वों की भावनाओं को महसूस करने लगा। कुछ उत्साहित थे, कुछ दुखी थे और कुछ चुप थे। हर चीज की अपनी भावनाएं थीं और छोटे आध्यात्मिक सरणी तत्व भी कोई अपवाद नहीं थे। रुद्रसेन ने उनकी भावनाओं को महसूस किया और इन छोटे आध्यात्मिक सरणी तत्वों को संक्रमित करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया। अज्ञात समय बीत गया। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें साफ और शुद्ध हो गईं। रुद्रसेन ने तावीज ब्रश उठाया। हाथ में तावीज ब्रश के साथ उसने तावीज कागज पर एक विकृत आध्यात्मिक रून बनाया। यह आध्यात्मिक रून एक फिसलने वाले सांप की तरह था। ऐसा लग रहा था कि इसका अपना जीवन है, क्योंकि यह तावीज पेपर पर तैर रहा था। बगल से देख रहे सूर्यशंकर ने आश्चर्य का एक अंश बताया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन अपनी पहली कोशिश में एक आध्यात्मिक रून बनाने में सक्षम होंगे। यह पूरी तरह से सूर्यशंकर की उम्मीदों से बाहर था। यदि कोई आध्यात्मिक रून बनाना चाहता है, तो न केवल उसे प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि उसे आध्यात्मिक रून की गहरी समझ और समझ की भी आवश्यकता थी। इसके लिए समझ की आवश्यकता थी। अब रुद्रसेन ने अपनी पहली कोशिश में एक आध्यात्मिक रून सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था। सूर्यशंकर की राय में रुद्रसेन में न केवल प्रतिभा थी, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रून की भी गहरी समझ थी। इससे सूर्यशंकर बहुत खुश हुए। अद्भुत प्रतिभा वाले कुछ लोग स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स के रास्ते पर बहुत दूर तक नहीं जा सके। सूर्यशंकर ने इनमें से बहुत से लोगों को देखा था। मुख्य कारण यह था कि उनमें समझ की कमी थी, इसलिए वे आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन रुद्रसेन इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। इस समय रुद्रसेन अभी भी नहीं रुके। उन्होंने दूसरा आध्यात्मिक रून बनाना शुरू कर दिया। सूर्यशंकर इसका इंतजार कर रहे थे। वह नहीं जानते थे कि रुद्रसेन कितने आध्यात्मिक रून खींच सकते हैं। सूर्यशंकर की जानकारी के अनुसार ईस्ट काउंटी की दिव्य भूमि में नंबर 1 आध्यात्मिक सरणी मास्टर गू तियाहने ने, जो पौराणिक पृथ्वी मास्टर लेवल तक पहुंच गए थे, अपनी पहली कोशिश में 17 आध्यात्मिक रून बनाए थे। बेशक सूर्यशंकर की राय में यदि कोई अपने पहले प्रयास में एक आध्यात्मिक रून बना सकता है, तो उसे एक शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। जहां तक रुद्रसेन के बाद के प्रदर्शन की बात है, तो रुद्रसेन चाहे किसी भी तरह के परिणाम क्यों ना दे सके, वे बहुत संतुष्ट हो गए। हालांकि रुद्रसेन ने जो क्षमता और प्रतिभा दिखाई थी, उसने सूर्यशंकर की समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। इसने सूर्यशंकर को भी एक अविश्वसनीय झटके में डाल दिया। आध्यात्मिक ऋण एक के बाद एक कागज पर दिखाई दिए। जल्द ही 17 आध्यात्मिक ऋण थे। ये पहले से ही गू तिहाने की उपलब्धि के बराबर था, जब उन्होंने पहली बार एक आध्यात्मिक ऋण बनाया था। सबसे खास बात यह थी कि रुद्रसेन अभी भी नहीं रुके। रुद्रसेन ने आध्यात्मिक ऋण बनाना जारी रखा। जब 24वां आध्यात्मिक ऋण सफलतापूर्वक तैयार किया गया था, तब रुद्रसेन ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हाथ में ताबीज कलम रख दी। 24 आध्यात्मिक ऋण। भले ही सूर्यशंकर अनुभवी और जानकार थे, लेकिन इस समय उनका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। जाहिर है रुद्रसेन के प्रदर्शन से उन्हें गहरा झटका लगा था। रुद्रसेन आधे साल से सूर्यशंकर के अधीन अध्ययन कर रहे थे। इस आधे साल में आध्यात्मिक सरणियों में रुद्रसेन की प्रतिभा पूरी तरह से सामने आ गई थी, और यहां तक कि सूर्यशंकर भी चौंक गए थे। केवल आधे साल में रुद्रसेन आध्यात्मिक सरणियों के ज्ञान के बिना एक नोब से शुरुआती इंटरमीडिएट आध्यात्मिक सरणी मास्टर में विकसित हो गया था, जिसने 12 प्रकार की आध्यात्मिक सरणियों में महारत हासिल की थी। केवल आधे साल में रुद्रसेन उस रास्ते पर चल पड़े थे जिस पर चलने में कई लोगों को 10 साल लगेंगे। बेशक रुद्रसेन की महान प्रतिभा और समझ के अलावा रुद्रसेन की कड़ी मेहनत और एक शिक्षक के मार्गदर्शन में बहुत कुछ था। आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला। प्रत्येक स्तर को आगे शुरुआती, मध्यवर्ती और अग्रवर्ती 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, और विस्तार से उन्हें आगे शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत में विभाजित किया गया था। रुद्रसेन वर्तमान में पहले स्तर पर थे, जो कि येलो रैंक के शुरुआती इंटरमीडिएट आध्यात्मिक सरणी मास्टर थे। 16 साल के युवा के लिए यह स्तर पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। रुद्रसेन को आधे साल तक पढ़ाने के बाद सूर्यशंकर को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उन्हें तत्काल मामलों में भाग लेना है और उन्हें छोड़ना होगा। रुद्रसेन, मेरे जाने के बाद तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम सुस्त ना हो। तुम्हें कड़ी मेहनत से अध्ययन जारी रखना चाहिए। तुम्हें नई चीजें सीखने के लिए दिन में 100 बार अभ्यास करना चाहिए। सूर्यशंकर ने चेतावनी दी। गुरुजी, ये शिष्य समझता है। मैं निश्चित रूप से सुस्त नहीं होऊंगा। रुद्रसेन ने आदरपूर्वक कहा। अच्छा। सूर्यशंकर को रुद्रसेन के चरित्र पर बहुत भरोसा था।
उन्होंने जालन अकेडमी छोड़ने से पहले आखिरी बार रुद्रसेन को सिर हिलाया और मार्गदर्शन दिया। अगले 2 महीनों में रुद्रसेन ने अपना सारा समय साधना के अलावा आध्यात्मिक सरनियों का अध्ययन करने में बिताया। हर दिन वह आध्यात्मिक सरनियों पर अपने नियंत्रण को सुधारने के लिए 100 आरेख बनाता था। ये मानसिक ताकत के लिए बेहद अच्छा था। हर बार जब वह ड्राइंग पूरी करते थे तो रुद्रसेन गहराई से थकान महसूस करते थे। हालांकि उनकी कड़ी मेहनत के परिणाम भी बहुत अच्छे थे। 2 महीने बाद रुद्रसेन आखिरकार फिर से टूट गए। वह येलो रैंक के शुरुआती इंटरमीडिएट और उन्नत आध्यात्मिक सरनी मास्टर तक पहुंचे। 1 साल से भी कम समय में रुद्रसेन ने 3 स्तरों को पार कर लिया था। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। अगर ये खबर फैलती तो निश्चित रूप से भारी हंगामा मच जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ तक कि सरनी मास्टर गौरव तरुण, जो पूर्वी प्रांत की दिव्य भूमि में एक देवता के रूप में पूजे जाते थे, उन्होंने येलो बिगनर और एलिमेंट्री स्पिरिचुअल एराई मास्टर से येलो बिगनर और एडवांस स्पिरिचुअल एराई मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए कुल 3 साल बिताए थे। रात में 100 आरेख बनाने के बाद रुद्रसेन ने अपने थके हुए शरीर को खींचा और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। रुद्रसेन, बाहर आओ। इसी समय रुद्रसेन ने एक परिचित आवाज सुनी। ये कमरे में संदेश भेजने का एक तरीका था। ये टीचर है। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो हड़बड़ाकर उठा और बाहर चला गया। सफेद कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे रुद्रसेन का इंतजार कर रहा था। जब उसने रुद्रसेन को आते देखा तो वह तेजी से दूर भाग गया। रुद्रसेन ने पीछा पीछा किया और वे दोनों अकेडमी के पिछले पहाड़ पर पहुंच गए। शिक्षक, आप वापस आ गए हैं। सूर्य शंकर को देखकर रुद्रसेन का चेहरा खुशी से खिल उठने लगा। रुद्रसेन ने केवल सूर्य शंकर के प्रति कृतज्ञता महसूस की। ये सूर्य शंकर ही थे जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक सरनी गुरुओं के महल में लाया था और उन्हें ध्यान से पढ़ाया था। अब जब वो एक आध्यात्मिक सरनी मास्टर बनने में सक्षम था, तो ये सब सूर्य शंकर के लिए धन्यवाद था। रुद्रसेन इस दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। रुद्रसेन ने सूर्य शंकर को भी अपने सबसे सम्मानित शिक्षक के रूप में माना। फेंगर, मैं केवल थोड़ी देर के लिए रह सकता हूं, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। मैं इस बार वापस आ गया हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामला है जो मुझे आपसे करने की आवश्यकता है, सूर्यशंकर ने कहा। ये शिष्य निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरेगा, रुद्रसेन ने कहा। ये इतना गंभीर नहीं है, ये एक पत्र है। इस पत्र को ड्रैगन सन सिटी के सिटी लॉर्ड नागराज दिव्यांश को पहुंचाएं, जो 3000 मील दूर हैं। सूर्यशंकर ने एक पत्र निकाला और रुद्रसेन को सौंप दिया। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें इसे 3 दिनों के भीतर वितरित करना होगा। तुम्हें अभी जाना होगा। हाँ, ये शिष्य निश्चित रूप से करेगा। रुद्रसेन ने पत्र को दूर रख दिया। ठीक है, मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, मैं अब चला जाऊंगा। रुद्र, यात्रा लंबी है इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, सूर्यशंकर ने जाने से पहले कहा। रुद्रसेन ने अपनी आंखें उठाईं और कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद गुरुजी, ये शिष्य याद रखेगा। सनसनाहट। अगले ही पल सूर्यशंकर ने गोली चलाई और प्रकाश की किरण में बदल गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। रुद्रसेन अपने निवास पर लौट आए और शौर्यवर्मा से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए दूर रहेंगे। इसके बाद वो ड्रैगन सन सिटी के लिए रवाना हो गए। ड्रैगन सन सिटी वज्र देश के 10 प्रमुख शहरों में से एक था। ड्रैगन सन सिटी के सिटी लॉर्ड नागराज दिव्यांश शाही परिवार के रिश्तेदार थे। कहा जाता था कि वो वर्तमान सम्राट के चाचा थे। रुद्रसेन को पत्र की सामग्री का पता नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अपने शिक्षक के पत्र को नहीं खोलता और गुप्त रूप से उसे पढ़ता। रुद्रसेन ने जंगली घोड़ों का एक झुंड खरीदा और उन्हें आधी रात को शहर से बाहर ड्रैगन सन सिटी ले गया। वो जिस घोड़े पर सवार था वो एक फरगाना घोड़े और एक राक्षसी जानवर के बीच एक क्रॉस था। ये एक दिन में 1500 मील की यात्रा कर सकता था और ये बिना रुके 3 दिनों तक चल सकता था। न केवल ये तेज था, बल्कि इसकी सहन शक्ति भी आश्चर्यजनक थी। इसलिए 3 दिनों के भीतर ड्रैगन सन सिटी को पत्र पहुंचाना मुश्किल नहीं था। लगातार 2 दिनों तक रुद्रसेन खाने पीने के अलावा मूल रूप से पूरे रास्ते दौड़ते रहे। एक दोपहर रुद्रसेन अंकित भवांश कालनाथ पहुंचे। ये खड़े इलाके और अतुलनीय रूप से खतरनाक इलाके के साथ एक लंबी और सकरी घाटी थी। इस जगह पर पूरे साल डाकू रहते थे, लेकिन हाल ही के वर्षों में उन्हें ज्यादातर साफ कर दिया गया था। रुद्रसेन ने भवांश कालनाथ के माध्यम से जंगली घोड़े की सवारी की। अचानक रुद्रसेन को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल पत्थर जो सैकड़ों मीटर लंबा था, उसकी ओर नीचे आ रहा था।
रुद्रसेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो विशाल पत्थर से बचने के लिए तेजी से दूरी में कूद गया। हालांकि वो जिस जंगली घोड़े की सवारी कर रहा था वो इतना भाग्यशाली नहीं था। इसे मांस का पेस्ट में तोड़ दिया गया। बच्चे, तुम काफी फुर्तीले हो। ठंडी हंसी हवा में फैल गई। एक दर्जन कल्चरों ने पहाड़ से कूदकर रुद्रसेन का रास्ता रोक दिया। इसके अलावा एक दर्जन कल्चरों ने पहाड़ की चोटी से नीचे कूदकर रुद्रसेन का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। एक आगे और एक पीछे उन्होंने रुद्रसेन का रास्ता रोक दिया। रुद्रसेन ने पूछा, तुम लोग कौन हो? स्वाभाविक रूप से हम भवांश कालनाथ के डाकू हैं, कल्चरों के नेता ने ठंडे स्वर में कहा। तुम नहीं हो? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। डाकुओं को तत्वों के संपर्क में लाया जाता है। वे तुम्हारे जैसे साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि तुम एक बड़े परिवार द्वारा उठाए गए विशेषज्ञों की तरह हो। नेता की आंखों में एक ठंडा हत्या का इरादा चमक उठा। उसने उपहास करके कहा, बच्चे, तुम्हारी आंखें तेज हैं। रुद्रसेन ने आह भरी। मुझे अनुमान लगा ही लेना चाहिए था कि एक जौल था। उसने पत्र निकाला। आप? नेता के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने गहरी आवाज में कहा, आपको कैसे पता चला? मैं आधे साल से अधिक समय से अपने शिक्षक से सीख रहा हूं। मेरे शिक्षक बहुत सख्त व्यक्ति हैं। वो हमेशा मुझे मेरे नाम से बुलाता है और प्यार से मुझे फेंगर नहीं कहता है। उस नकली शिक्षक ने उसकी बहुत अच्छी तरह से नकल की और मुझे लगभग कोई खामी नहीं मिली। हालांकि मेरी प्रवृत्ति ने मुझे बताया कि वो नकली था, इसलिए मैंने उसे अपने ही खेल में हरा दिया। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। काश्तकारों के हाव भाव बदल गए। किसी ने नहीं सोचा होगा कि रुद्रसेन राक्षस की तरह बुद्धिमान होंगे। अगर इस बच्चे को बढ़ने दिया गया तो वो निश्चित रूप से एक बेहद भयानक अस्तित्व बन जाएगा। नीता ने उपहास किया और कहा, कितना मूर्खतापूर्ण। जबकि आपको उस पर संदेह था तो आपको नहीं आना चाहिए था। जब से आप यहां हैं केवल मौत ही आपका इंतजार कर रही है। उसने अपना हाथ लहराया और 30 से अधिक कृषक रुद्रसेन को घेर लिया। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। दूसरे पक्ष में बड़ी संख्या में लोग थे और वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। कम से कम 3 मार्शल मास्टर नहीं थे, विशेष रूप से काश्तकारों का नेता। यहां तक कि रुद्रसेन को भी उनसे खतरनाक आभा महसूस हुई, जिसका मतलब था कि इस व्यक्ति की साधना निश्चित रूप से बेहद चौंकाने वाली थी। बेशक रुद्रसेन उन लोगों से नहीं डरता था। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आप कौन हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। अब मेरे पास एक जवाब है। रुद्रसेन ने इन लोगों की पहचान का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उन्हें बाई परिवार के विशेषज्ञ होने चाहिए, क्योंकि रुद्रसेन और बाई परिवार पहले ही उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाई परिवार स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन को बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। वे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहते थे। बउआ, तो तुम्हें और भी मरना होगा, एक मजबूत किसान ने कहा जो एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। उन्होंने रुद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए हुआ माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। सरसराहट। उसने अपनी तलवार खोल दी। तेज। उसकी गति बहुत तेज थी। ये एक बात की छवि की तरह था। ये उसकी आंखों के सामने चमक उठा। टफ। उसके बाद खून निकल पड़ा। इससे पहले कि किसान के हाथ में विशाल कुल्हाड़ी गिर पाती, वो पहले ही रुद्रसेन की तलवार से मारा जा चुका था। रुद्रसेन की वर्तमान युद्ध शक्ति अब पहले जैसी नहीं थी। अपनी अत्याचारी शक्ति के साथ रुद्रसेन को विश्वास था कि वो किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। इस भट्टे को घेरो और मार डालो, काश्तकारों का नेता गहरी आवाज में चिल्लाया। बाकी लोग फैल गए और उन्होंने रुद्रसेन को घेर लिया। फिर उन्होंने रुद्रसेन पर एक पागल आक्रमण किया। चारों ओर से रुद्रसेन पर आक्रमण करने वाले लोग थे जो रुद्रसेन को एक बात पर ध्यान देना चाहते थे और दूसरी बात से ओझल हो जाना चाहते थे। हालांकि रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। जैसे ही उसने चिलचिलाते सनस्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया, सूरज आकाश में उग आया। उसके बाद तलवार की क्यू की किरणें निकली। अब जब रुद्रसेन ने मार्शल मास्टर क्षेत्र में खेती कर ली थी, तो वह पहले से ही तलवार क्यूई और ट्रोक्यूई को एक साथ जोड़ सकता था, जिससे यह और भी शक्तिशाली हो गया। तलवार क्यूई की धारियां निकल गईं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ये सभी साधक एक खेदजनक स्थिति में थे, क्योंकि इन्होंने रुद्रसेन की तलवार क्यूई को अवरुद्ध कर दिया था। रुद्रसेन की कलाई फिर से कांप उठी। स्विश स्विश स्विश। तलवार की एक और किरण क्यूई निकली। खश। इसके बाद एक फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। काश्तकारों की गर्दन सीधे रुद्रसेन की तलवार क्यूई द्वारा काट दी गई थी। एक एक करके किसान जमीन पर गिर गए और अंतिम सांस ली। ये साधारण साधक रुद्रसेन के खिलाफ 3 राउंड भी नहीं टिक सके। प्रताप परिवार मुझे कम आंक रहा है। क्या उन्होंने मुझे मारने के लिए कचरे का एक गुच्छा भेजा है?
रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। 3 मार्शल मास्टर्स के अलावा बाकी 30 से अधिक लोग मारे गए थे। बव्वा, कितना घमंडी! देखते हैं कि आज तुम हमारे हाथों कैसे मरोगे। प्रमुख कृषक ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अपनी पीठ पर 2 तलवारें खींच लीं। इस व्यक्ति का हथियार एक चौड़ी तलवार थी। इस प्रकार की चौड़ी तलवार साधारण तलवारों की तुलना में लंबी और चौड़ी होती थी और इसकी मोटाई एक साधारण लंबी तलवार से दोगुनी होती थी। इस तरह की चौड़ी तलवार बेहद शक्तिशाली काश्तकारों के लिए उपयुक्त थी। आमतौर पर किसान केवल एक ब्रॉड स्वॉर्ड का उपयोग करेंगे। हालांकि यह व्यक्ति 2 ब्रॉड स्वॉर्ड्स को उपयोग कर रहा था। स्पष्ट है कि इस व्यक्ति के पास असाधारण युद्ध शक्ति थी। दूसरे मार्शल मास्टर ने एक लंबे भाले का उपयोग किया। तीसरे मार्शल मास्टर का हथियार एक विशाल धनुष था। विशाल धनुष का उपयोग दूर से हमला करने के लिए तीरों के साथ किया जाता था। तीनों मार्शल मास्टर्स में से एक निकट दूरी के हमलों के लिए जिम्मेदार था, जबकि दूसरा दूर के हमलों के लिए जिम्मेदार था। यह कहा जा सकता है कि यह सबसे उत्कृष्ट संयोजन था। हमला! प्रमुख कृषक ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह और दूसरा मार्शल मास्टर तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में 2 तलवारें सीधे तौर पर रुद्रसेन पर थीं। दूसरे मार्शल मास्टर का लंबा भाला रुद्रसेन की छाती पर निशाना बना रहा था। उन दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। अतिरिक्त इसके उन्होंने बाएं और दाएं से हमला किया। एक साधारण व्यक्ति को उनके हमलों से निपटने में कठिनाई होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। जब वह दोनों रुद्रसेन पर हमला कर रहे थे, तो तीसरे मार्शल मास्टर ने भी अपना विशाल धनुष खींच लिया। सनसनाहट! एक मैजिकल बाण बिजली की गति से रुद्रसेन की ओर चला गया। इस मैजिकल तीर पर एक स्पीड स्पिरिट रून खींचा गया था, जो इसकी उड़ान की गति को बढ़ा सकता था। इसके अलावा इस जादुई तीर पर एक विस्फोट आत्मा रून भी खींचा गया था। इस तरह का विस्फोट आत्मा रून और भी भयानक था। एक बार जब ये रुद्रसेन के शरीर में घुस गया, तो विस्फोट आत्मा रून खून से सना हुआ हो जाएगा और सीधे फट जाएगा। केवल एक तीर से रुद्रसेन को चकनाचूर कर दिया जाएगा। उन तीनों ने निर्बाध सहयोग किया। उनमें से 2 रुद्रसेन की गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि दूसरे रुद्रसेन पर एक निश्चित हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। बेशक भले ही पहले और दूसरे मार्शल मास्टर्स रुद्रसेन को रोकने के लिए जिम्मेदार थे, जब तक रुद्रसेन ने थोड़ी सी भी कमी का खुलासा किया, वे निश्चित रूप से हमलों की एक मूसलाधार बौछार करेंगे, जिसका लक्ष्य एक ही प्रहार में रुद्रसेन को मारना था। तीनों मार्शल मास्टर्स के चेहरे पर ठंडे और क्रूर भाव थे। उनकी नज़र में रुद्रसेन किसी मरे हुए व्यक्ति से अलग नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन उन तीनों को एक साथ मिलकर मारने के लिए काम कर सकते हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति के सामने रुद्रसेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। बूम! इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने सीधे अपनी भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया। 3 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माएं घूमी। सीमित चुंबकीय क्षेत्र ने तुरंत 10 मीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर कर लिया। 3 मार्शल मास्टर पावर हाउस सभी इसके भीतर घिरे हुए थे। रुद्रसेन का सीमित चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत भयानक था। एक बार फंसने के बाद हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा। जब जादू का तीर चलाया गया, तो रुद्रसेन के सीमित चुंबकीय क्षेत्र में इसकी गति बेहद कम हो गई, मानो वो धीमी गति से चल रहा हो। उसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। मैं हिल नहीं सकता। लंबा भाला पकड़े हुए मार्शल मास्टर डरावनी होकर चिल्लाया। अज्ञात सबसे भयानक था। मर जाओ! रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से भाला चालक कृषक पर वार किया। पफ! रुद्रसेन की तलवार ने उसकी गर्दन काट दी। खून बह निकला। मार्शल मास्टर को रुद्रसेन की तलवार से मार दिया गया था। रुद्रसेन ने अपने हाथ में लंबा भाला पकड़ा और विशाल धनुष पकड़े हुए मार्शल मास्टर पर फेंक दिया। मार्शल मास्टर का चेहरा डर से भर गया। वो चकमा देना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सीमित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सीमित था। उसके लिए हमले से बचना मुश्किल था। लंबा भाला सीधे छाती में घुस गया, जिससे उसका शरीर दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। इसके बाद लंबा भाला चट्टान की दीवार में घुस गया। कल्टीवेटर का शरीर हवा में लटका हुआ था। खून लंबे भाले से नीचे बह गया और चट्टान की दीवार पर टपक गया। लगातार 2 विशेषज्ञों को मारने के बाद रुद्रसेन नहीं रुके। वे जल्दी से तीसरे विशेषज्ञ की ओर बढ़े। प्रमुख कृषक स्पष्ट रूप से 3 मार्शल मास्टर्स में सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने वास्तव में रुद्रसेन के सीमित चुंबकीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 2 तलवारें पकाकर उन्होंने रुद्रसेन की ओर छुरा घोंपा। जुड़वां ड्रैगन समुद्र से उभर रहे हैं। इस व्यक्ति की तलवारबाजी अत्यंत दमनकारी थी। 2 तलवारें 2 क्रू ड्रैगन्स की तरह थीं, जो अपने नुकीले नुखड़े और पंजे लहरा रहे थे। चिलचिलाती धूप तलवारबाजी। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए अपनी सबसे मजबूत तलवार से वार किया। इस समय पृथ्वी रैंक तलवारबाजी की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। रुद्रसेन चिलचिलाती धूप में खड़े थे। वे सूर्यदेव की तरह लग रहे थे। जब प्रकाश गिरा, तो रुद्रसेन की तलवार
पहले ही प्रमुख कृषक की गर्दन में घुस चुकी थी। रुद्रसेन ने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाल ली। अग्रणी कृषक लगातार पीछे हट गया। उसने अपने हाथ का उपयोग अपनी गर्दन को ढकने के लिए किया, जो खून बहा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 16 साल की उम्र में इतने मजबूत होंगे। मेरे प्रताप वंश ने किस तरह के व्यक्ति को उकसाया। कल्टीवेटर जमीन पर गिर गया। मरने से पहले उसकी आंखें खुली हुई थी। यह स्पष्ट था कि वह शिकायतों से मर गया था। ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें प्रमाणन के प्रभारी विशेषज्ञ को देखने के लिए लाऊंगी। शनाया देवयानी रुद्रसेन को एक खाली कमरे में ले आईं। कमरे के बीच में हथियारों की एक पंक्ति थी और इसके अलावा और कुछ नहीं था। स्पष्ट रूप से यह प्रमाणन क्षेत्र था। रुद्रसेन ने पूछा, क्या आप मुझे विशेषज्ञ से मिलने के लिए लाने के लिए यहाँ नहीं हैं? विशेषज्ञ कहाँ है? शनाया देवयानी कमरे के बीच में चली गई। उसने रुद्रसेन की ओर फीकी मुस्कान के साथ देखा और कहा, वह विशेषज्ञ मैं हूं। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो आप दूसरे ऑर्डर भाड़े का प्रमाणन पार कर सकते हैं। रुद्रसेन ने आश्चर्य से शनाया देवयानी की ओर देखा। वह उसे कैसे भी देखता तो वह एक पूर्ण सुंदरता की तरह लग रही थी और वह यह नहीं बता सकता था कि वह एक विशेषज्ञ थी। क्या आपको यकीन है? रुद्रसेन ने पूछा। शनाया देवयानी ने एक ठंडा होंक दिया और कहा, आप यह संदेह करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? इस युवा महिला ने 1 साल पहले ही दूसरे आदेश के भाड़े का प्रमाणन परीक्षण पास कर लिया था। इस स्थिति में मैं आपका अपमान करूंगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और आगे की ओर छलांग लगाई। शनाया देवयानी के सामने पहुंचकर उसकी ओर मुक्का मारा। शनाया देवयानी ने भी हमला किया। उसकी हथेली रुद्रसेन की ओर बढ़ रही थी। उसकी हथेली की तकनीक बेहद रहस्यमयी थी। उसमें अत्यंत नर्म और यिन ताकत थी। एक झटके में इसने रुद्रसेन के हमले को बेअसर कर दिया और फिर अचानक वह पूरी गति से रुद्रसेन की छाती की ओर बढ़ गई। रुद्रसेन शनाया देवयानी के हमले को चकमा देते हुए जल्दी से पीछे हट गए। यह किसी तरह की सॉफ्ट तकनीक होनी चाहिए। इस युवा महिला को 1000 सॉफ्ट पाम्स में प्रशिक्षित किया गया है। शनाया देवयानी ने एक ठंडा हूंक दिया और कहा। एक बार फिर से वह रुद्रसेन की ओर बढ़ते हुए आगे छलांग लगाई। वह अपनी 1000 सॉफ्ट पाम्स में अत्यंत आत्मविश्वासी थी। जहां तक रुद्रसेन की बात है तो शनाया देवयानी ने रुद्रसेन को अपनी नजरों में बिल्कुल नहीं रखा। मात्र 15-16 साल का युवा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे हराना चाहता हो? यह सिर्फ एक मूर्ख का सपना था। शनाया देवयानी की दूसरी हथेली रुद्रसेन की ओर बढ़ी। उसके सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था, जैसे कि वह अपनी हथेली के प्रहार से बेहद संतुष्ट थी। ढहती मुट्ठी। रुद्रसेन ने झटका नहीं दिया और न ही वे पीछे हटे। इसके बजाय उन्होंने आर्काइन ड्रैगन स्क्यू एलिफेंट आर्ट को सक्रिय किया। फिर रुद्रसेन ने अपनी ढहती हुए मुट्ठी को सक्रिय किया और मुक्का मारा। वर्तमान में इस अर्थ रैंक मार्शल तकनीक को लंबे समय से रुद्रसेन द्वारा आग के समान शुद्ध होने की हद तक विकसित किया गया था। जब ढहती मुट्ठी को अंजाम दिया गया तो हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें भी सुनाई दीं। धमाका। रुद्रसेन और शनाया देवयानी एक साथ भिड़ गए। रुद्रसेन अविचलित रहे। जहां तक शनाया देवयानी की बात है तो वह रुद्रसेन के मुक्के से पीछे हट गईं। ये कैसे संभव है? शनाया देवयानी ने अविश्वास से रुद्रसेन को देखते हुए अपने होंठ काटे। वह हमेशा खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में गर्व करती थी और अब वह वास्तव में एक ऐसे युवक द्वारा वापस आ गई थी जो उनसे कई साल छोटा था। गर्वित और अहंकारी शनाया देवयानी इसे कैसे स्वीकार कर सकती हैं? इससे शनाया देवयानी क्रोध में आ गईं। फेरी पिकिंग फ्लावर्स। शनाया देवयानी ने एक बार फिर से प्रहार किया। एक उंगली रुद्रसेन की ओर इशारा कर रही थी। इस फेरी पिकिंग फ्लावर्स फिंगर में एक मजबूत मर्मभेदक शक्ति थी और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। वज्रदेश की सीमाओं के भीतर ये 72 पूर्ण कलाओं में से एक थी। बेशक रुद्रसेन को इस बारे में पता नहीं था। हालांकि जब शनाया देवयानी ने इस फेरी पिकिंग फ्लावर्स फिंगर का इस्तेमाल किया तो रुद्रसेन को खतरे का एक निशान महसूस हुआ। क्या शक्तिशाली उंगली तकनीक है? रुद्रसेन थोड़ा चौंक गए, लेकिन उनकी हरकतों में जरा सी भी झिझक नहीं थी और उनके दिल में कोई डर नहीं था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि रुद्रसेन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। शनाया देवयानी के हमले का सामना करते हुए उन्होंने अपनी ढहती हुई मुट्ठी से भी प्रहार किया। उसकी मुट्ठी शनाया देवयानी की ओर उड़ गई।
रुद्रसेन पहले ही ढहती मुट्ठी के 9 रूपों में महारत हासिल कर चुके थे। एक मार्शल मास्टर के खिलाफ ढहती मुट्ठी पर्याप्त से अधिक थी। धमाका। दोनों पक्ष एक बार फिर से टकरा गए और पहली बार की तरह शनाया देवयानी को एक बार फिर से रुद्रसेन ने पीछे छोड़ दिया। आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? शनाया देवयानी ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युवा गुरु की साधना स्वर्ग विरोधी और गहन है। तुम वास्तव में इस युवा महिला के सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत करते हो। आज इस युवती तुम्हें बताएगी कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। शनाया देवयानी ने सूंघा। अगले ही पल एक प्रकाश चमक उठा और उसके हाथ में एक ज्वलन चाबुक दिखाई दिया। ये ज्वलन चाबुक स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली खजाना था। थड़ाम थड़ाम थड़ाम। शनाया देवयानी ने अपना कदम उठाया। उसने सीधे अपने हाथ में चाबुक का इस्तेमाल किया और उसे रुद्रसेन की ओर मार दिया। चाबुक एक सांप की तरह था जो रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था, सीधे रुद्रसेन के चेहरे पर निशाना साध रहा था। शनाया देवयानी के चाबुक को फायर स्नेक विप कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये 1000 साल के रहस्यमयी सांप की आत्मा के सार के साथ जुड़ा हुआ था और इसे फ्लड ड्रैगन के टेंडन के साथ बनाया गया था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सरणी मास्टर ने उस पर एक आध्यात्मिक सरणी खींची थी और ये एक बेहद भयानक हथियार था। जैसे ही चाबुक की बौछार हुई, रुद्रसेन को तुरंत ऐसा लगा जैसे वो किसी क्रूर जानवर का सामना कर रहा है। चीखना। एक अतुलनीय रूप से विशाल अजगर प्रेत प्रकट हुआ जिसने रुद्रसेन को निगलने की कोशिश करते हुए अपने खूनी मावे को खोल दिया। शनाया देवयानी गर्व से चिल्लाई, छोटे बव्वा, चलो देखते हैं कि आप मेरे फायर स्नेक विप की शक्ति को कैसे रोकते हैं। सरसराहट। रुद्रसेन ने तलवार को अपनी पीठ पर पकड़ लिया और उसे खींच लिया, जिससे वो बाहर निकल गई। झंझनाहट। शनाया देवयानी का फायर स्नेक विप रुद्रसेन की तलवार से टकराया और प्रभाव की एक शक्तिशाली ध्वनि सुनाई दी। एक भयानक दृश्य दिखाई दिया क्योंकि आग की लपटों के घने समूह ने तुरंत रुद्रसेन की तलवार को ढक लिया, जो रुद्रसेन के शरीर की ओर फैल गया। शनाया देवयानी का फायर स्नेक विप बेहद अजीब था। ये न केवल शक्तिशाली था, बल्कि इसके द्वारा छोड़ी गई लपटें भी प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थीं। इस समय रुद्रसेन को धमकी दी जा रही थी। थप्पड़, तमाचा, थप्पड़। शनाया देवयानी का चेहरा गर्व से भर गया। फायर स्नेक विप का उपयोग करते समय वो कभी नहीं हारी थी, क्योंकि ये एक शक्तिशाली खजाना था जो प्रतिद्वंदी को दबा सकता था। शनाया देवयानी के आक्रमण के बाद वो रुकी नहीं। फायर स्नेक विप के साथ रुद्रसेन पर आक्रमण करना जारी रखा। बस एक लौ, इसे मेरे लिए दबा दो। रुद्रसेन ने पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी कौशल को सक्रिय किया। पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी की शक्ति बाहर निकली और रुद्रसेन की तलवार में डाल दी गई। एक अचानक झटके से उग्र आग की लपटें तुरंत बुझ गईं। पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी कौशल। यहां तक कि देवताओं और राक्षसों को भी दबाया जा सकता है, केवल आग की लपटों की तो बात ही छोड़ दें। आग की लपटों को दबाने के बाद रुद्रसेन तेजी से आगे बढ़े। शनाया देवयानी का मुंह कुछ बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन वास्तव में उसके फायर स्नेक विप के लौ हमले को असहर करने में सक्षम होगा। रुद्रसेन को दौड़ते देखकर वो जल्दी से पीछे हट गई। शनाया देवयानी जो फायर स्नेक विप का उपयोग कर रही थी, उसे फायर स्नेक विप की पूरी शक्ति को उजागर करने में सक्षम होने के लिए अपने और रुद्रसेन के बीच कुछ दूरी बनाने की आवश्यकता थी। हालांकि भले ही शनाया देवयानी पीछे हटना चाहती थीं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन जल्दी से शनाया देवयानी के सामने आ गया। उसकी तलवार उसकी पतली बर्फ सफेद गर्दन पर थी। सुंदरी, हिलो मत, मेरी तलवार की कोई आंखें नहीं है और ये आसानी से आपको चोट पहुंचा सकती है। शनाया देवयानी की ओर देखते हुए रुद्रसेन मुस्कुराए। शनाया देवयानी का व्यक्तित्व अनिश्चित था। अब भी वो अपने होश में नहीं आई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो वास्तव में 15 या 16 साल के युवक से हार जाएगी। वो मार्शल मास्टर स्टीज के चौथे स्वर्गीय चरण में थी और यहां तक कि उसके हाथों में फ्लेम स्नेक विप भी था। फिर भी वो हार गई थी। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रमाणन के प्रभारी विशेषज्ञ को देखने के लिए ले आऊंगी। शनाया देवयानी रुद्रसेन को एक खाली कमरे में ले आई। कमरे के बीच में हथियारों की एक पंक्ति थी
और इसके अलावा और कुछ नहीं था। स्पष्ट रूप से ये प्रमाणीकरण क्षेत्र था। रुद्रसेन ने पूछा, क्या आप मुझे विशेषज्ञ के पास ले आने के लिए यहाँ हैं? वो कहाँ है? शनाया देवयानी कमरे के बीच में चली गई। उसने रुद्रसेन की ओर एक फीकी मुस्कान के साथ देखा और कहा, वह विशेषज्ञ मैं हूं। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो आप दूसरा आदेश भाड़े का प्रमाणन पारित कर सकते हैं। रुद्रसेन ने आश्चर्य से शनाया देवयानी की ओर देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसे कैसे देखता था। वह एक पूर्ण सुंदरता की तरह लग रही थी और वह ये नहीं बता सकता था कि वह एक विशेषज्ञ थी। क्या आपको यकीन है? रुद्रसेन ने पूछा। शनाया देवयानी ने एक ठंडा कुबड़ दिया और कहा, आप इस युवा महिला पर संदेह करने की हिम्मत करते हैं? इस युवती ने 1 साल पहले ही दूसरे आदेश के भाड़े के प्रमाणन परीक्षण को पास कर लिया है। इस स्थिति में मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और आगे की ओर छलांग लगाई। शनाया देवयानी के सामने पहुंचे और उसकी ओर मुक्का मारा। शनाया देवयानी ने भी अपनी चाल चली। एक हथेली बाहर निकली। उसकी हथेली की तकनीक बेहद रहस्यमयी थी, जो अपने साथ एक बेहद नरम और यिन ऊर्जा लेकर आई थी, जिससे रुद्रसेन का प्रहार तुरंत भंग हो गया। उसके बाद उसने अचानक अपनी ताकत इकट्ठा की और रुद्रसेन की छाती की ओर प्रहार किया। रुद्रसेन झटके से बचते हुए जल्दी से पीछे हट गए। ये किसी प्रकार की सॉफ्ट तकनीक होनी चाहिए ना? इस युवा महिला को 1000 सॉफ्ट हथेलियों में प्रशिक्षित किया गया है। शनाया देवयानी ने एक तंडा कुबड़ दिया और एक बार फिर रुद्रसेन की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। वह अपनी 1000 सॉफ्ट हथेलियों में बेहद आश्वस्त थी। जहां तक रुद्रसेन की बात है, तो शनाया देवयानी ने रुद्रसेन को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा था। मात्र 15-16 साल की युवा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे हराना चाहता हो? यह सिर्फ एक मूर्ख का सपना था। शनाया देवयानी ने रुद्रसेन की ओर एक दूसरा हथेली मारा। उसके सुंदर चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था, जैसे कि वह अपने हथेली के प्रहार से बेहद संतुष्ट हो। ढहती मुट्ठी। रुद्रसेन ने चकमा नहीं दिया, ना ही वे पीछे हटे। इसके बजाय उन्होंने आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट को सक्रिय कर लिया था। फिर रुद्रसेन ने अपनी ढहतीली मुट्ठी को सक्रिय किया और मुक्का मारा। वर्तमान में इस अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक को लंबे समय से रुद्रसेन द्वारा आग के समान शुद्ध होने की हद तक विकसित कर लिया गया था। जब ढहती हुई मुट्ठी को अंजाम दिया गया तो हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें भी सुनाई दी थीं। धमाका। रुद्रसेन और शनाया देवयानी एक साथ भिड़ गए। रुद्रसेन अविचलित रहे। जहां तक शनाया देवयानी की बात है, तो वह रुद्रसेन के मुक्के से पीछे हट गईं। ये कैसे संभव है? शनाया देवयानी ने अविश्वास से रुद्रसेन को देखते हुए अपने होंठ काटे। वह हमेशा खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में गर्व करती थी और अब वह वास्तव में एक युवक के द्वारा पीछे आ गई थी, जो उससे कई साल छोटा था। गर्वित व अहंकारी शनाया देवयानी इसे कैसे स्वीकार कर सकती हैं? इससे शनाया देवयानी क्रोधित हो गईं। फेरी पिकिंग फ्लावर्स। शनाया देवयानी ने एक बार फिर से प्रहार किया, एक उंगली रुद्रसेन की ओर इशारा करते हुए। इस परी पिकिंग फ्लावर्स फिंगर में एक मजबूत मर्मंगी शक्ति थी और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। वज्रदेश की सीमाओं के भीतर ये 72 पूर्ण कलाओं में से एक था। बेशक रुद्रसेन को इस बारे में पता नहीं था। हालांकि जब शनाया देवयानी ने इस फेयरी पिकिंग फ्लावर्स फिंगर का इस्तेमाल किया तो रुद्रसेन को खतरे का एक निशान महसूस हुआ। क्या एक शक्तिशाली उंगली तकनीक है? रुद्रसेन थोड़ा चौंक गए, लेकिन उनकी हरकतों में जरा सी भी झिझक नहीं थी और उनके दिल में कोई डर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रसेन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। शनाया देवयानी के हमले का सामना करते हुए उन्होंने अपनी ढहती हुई मुट्ठी से भी प्रहार किया। उसकी मुट्ठी शनाया देवयानी की ओर उड़ गई। रुद्रसेन ने पहले ही ढहती मुट्ठी के 9 रूपों में महारत हासिल कर ली थी। एक मार्शल मास्टर के खिलाफ ढहती मुट्ठी पर्याप्त से अधिक थी। भड़ाम। दोनों पक्ष एक बार फिर टकरा गए और पहली बार की तरह ही शनाया देवयानी को एक बार फिर रुद्रसेन ने पीछे छोड़ दिया। तुम्हारी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? शनाया देवयानी ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युवा गुरु की साधना स्वर्ग विरोधी और गहन है। तुम वास्तव में इस युवा महिला के सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत करते हो। आज ये युवती तुम्हें बताएगी कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। शनाया देवयानी ने सूंघा। अगले ही पल एक प्रकाश चमका और उसके हाथ में एक ज्वलंत चाबुक दिखाई दिया। ये ज्वलंत चाबुक स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली खजाना था। भूम भूम भूम। शनाया देवयानी ने अपना कदम उठाया।
उसने सीधे अपने हाथ में चाबुक का इस्तेमाल किया और उसे रुद्रसेन की ओर मार दिया। चाबुक एक सांप की तरह था जो रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था, सीधे रुद्रसेन के चेहरे पर निशाना साध रहा था। शनाया देवयानी के चाबुक को फायर स्नेक विप कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये 1000 साल के रहस्यमयी सांप की आत्मा के सार के साथ जुड़ा हुआ था और इसे फ्लड ड्रैगन के टेंडोन के साथ बनाया गया था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सरई मास्टर ने उस पर एक आध्यात्मिक सरई खींची थी और ये एक बेहद भयानक हथियार था। जब चाबुक की बौछार हुई तो रुद्रसेन को तुरंत ऐसा लगा जैसे वो एक जंगली जानवर का सामना कर रहा है। चींख! एक अतुलनीय रूप से विशाल अजगर प्रेत प्रकट हुआ जिसने रुद्रसेन को निगलने की कोशिश करते हुए अपने खूनी मावी को खोल दिया। शनाया देवयानी गर्व से चिल्लाई, छोटे बच्चे, चलो देखते हैं तुम मेरे फायर स्नेक विप की शक्ति को कैसे रोकते हो। सरसराहट! रुद्रसेन ने तलवार को अपने पीठ पर पकड़ा और उसे खींच लिया, जिससे वो बाहर निकल गई। झन झन! शनाया देवयानी का फायर स्नेक विप रुद्रसेन की तलवार से टकराया और एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक भयानक दृश्य दिखाई दिया जब आग की लपटों का घना समूह रुद्रसेन की तलवार को ढक रहा था, जो रुद्रसेन के शरीर की ओर फैल गया। शनाया देवयानी का फायर स्नेक विप एक बेहद अजीब था। ये न केवल शक्तिशाली था, बल्कि इसके द्वारा छोड़ी गई लपटें भी प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थीं। इस समय रुद्रसेन को खतरा महसूस हुआ। शनाया देवयानी का चेहरा गर्व से भर गया। फायर स्नेक विप का उपयोग करते समय वो कभी नहीं हारी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फायर स्नेक विप इतना शक्तिशाली खजाना था कि यह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को दबा सकता था। उस हमले के बाद शांगवन फिएर नहीं रुका और फायर स्नेक विप के साथ रुद्रसेन पर हमला करना जारी रखा। बस एक लॉ, इसे दबा दो। रुद्रसेन ने उपहास किया और पुरातन ड्रैगन स्क्यू एस्कू कौशल को सक्रिय किया। पुरातन ड्रैगन स्क्यू एस्कू की शक्ति बाहर निकल गई और रुद्रसेन की तलवार में डाल दी गई। अचानक झटके से उग्र आग की लपटें तुरंत बुझ गई। पुरातन ड्रैगन स्क्यू एस्कू कौशल? यहां तक कि देवताओं और राक्षसों को दबाया जा सकता था, केवल आग की लपटों का उल्लेख नहीं करना। आग की लपटों को दबाने के बाद रुद्रसेन तेजी से आगे बढ़े। शनाया देवयानी का भाव थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन उसके फायर स्नेक विप के लॉ हमले को भी असर कर सकेगा। रुद्रसेन को दौड़ते हुए देखकर वो जल्दी से पीछे हट गई। फायर स्नेक विप की पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए उसे अपने और रुद्रसेन के बीच कुछ दूरी बनानी पड़ी। हालांकि भले ही शनाया देवयानी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन जल्दी से शनाया देवयानी के सामने पहुंच गए और अपनी तलवार उसकी पतली बर्फ सफेद गर्दन पर तान दी। सुंदर वीर, हिले नहीं। मेरी तलवार की कोई आंखें नहीं हैं और ये आसानी से आपको चोट पहुंचा सकती है। शनाया देवयानी को देखते हुए रुद्रसेन मुस्कुराए। शनाया देवयानी की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। अभी भी वो अपने होश में नहीं आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में 15 या 16 साल के युवा से हार जाएगी। वो मार्शल मास्टर स्टेज के चौथे स्वर्गीय चरण में थी और उसके हाथों में फ्लेम स्नेक विप भी थी। फिर भी वो हार गई थी। उसके सामने ये युवक कौन था? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? तुम्हारा नाम क्या है? शनाया देवयानी ने रुद्रसेन की ओर देखा और पूछा। रुद्रसेन। शनाया देवयानी ने यह याद करने की कोशिश की कि वज्र देश में कोई लिन परिवार था। भाड़े के संघ के पास बहुत सारी जानकारी थी और वो वज्र देश के सभी बड़े परिवारों और शक्तियों के बारे में जानती थी। हालांकि उसे लिन परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इससे शनाया देवयानी को उत्सुकता हुई। यदि वो एक बड़े परिवार से नहीं होता तो क्या वो 9 महान अकादमियों में से एक हो सकता था? यह कहना होगा कि शनाया देवयानी एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी, अन्यथा वो इतनी कम उम्र में भाड़े के संघ की शाखा अध्यक्ष नहीं बन पाती। रुद्रसेन शनाया देवयानी को देखकर मुस्कुराए और पूछा, सुंदर महिला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? शनाया देवयानी। एक सुंदर नाम और एक सुंदर व्यक्ति। रुद्रसेन ने शनाया देवयानी की प्रशंसा के साथ मुस्कुराकर कहा। शनाया देवयानी रुद्रसेन की प्रशंसा से काफी प्रसन्न हुई, लेकिन वो ईमानदार नहीं लग रही थीं। उसने सूंघा और कहा, तुम मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? एक चंपे के फूल के नीचे मरना भी एक अच्छी बात है। देवयानी जैसी अद्वितीय सुंदरता के हाथों मरना तो दूर की बात है। रुद्रसेन ने कहा, तुमने मुझे देवयानी कहने की अनुमति किसने दी?
शनाया देवयानी ने नाखुशी से कहा। मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं, तुम्हें मुझे बिग सिस देवयानी कहना चाहिए। उम्र अक्सर मनुष्यों और महिलाओं के बीच बाधा नहीं होती है। रुद्रसेन ने शनाया देवयानी की ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं। रुद्रसेन की आंखें देखकर शनाया देवयानी को अचानक अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। उसने स्वयं को शांत रहने के लिए विवश किया और कहा, चूंकि तुम पहले ही दूसरी रैंक की भाड़े की परीक्षा पास कर चुके हो, तो अब तुम बैच के लिए आवेदन करने मेरे साथ आ सकते हो। धन्यवाद देवयानी, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शनाया देवयानी अभी भी रुद्रसेन के संबोधित करने के तरीके से नाखुश थी और उसने खर्राटे लिए, लेकिन इस बार उसने रुद्रसेन का खंडन नहीं किया। शनाया देवयानी रुद्रसेन को दूसरे कमरे में ले आईं और कुछ आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रसेन को दूसरे आदेश के भाड़े के बैच के लिए आवेदन करने में मदद की और रुद्रसेन चले गए। मिस, यह व्यक्ति कौन है? 16 साल की उम्र में वह पहले ही मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और यहां तक कि आपको हरा भी चुका है, बूढ़े ने सदमे में कहा। शनाया देवयानी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, क्या दिलचस्प आदमी है। अंकल नीलकंठ, कृपया किसी को इनके पीछे आने के लिए भेजें और इनकी हर हरकत पर नजर रखें और मुझे वापस रिपोर्ट करें। साथ ही पता लगाएं कि वह कहाँ रहता है। हाँ मिस, मैं इसे अभी करूंगा, बूढ़े ने जवाब दिया और फिर बाहर चला गया। नीलामी घर से निकलने के बाद रुद्रसेन अपने आवास के लिए रवाना हो गए। अब जब वह दूसरे स्थान पर भाड़े का सैनिक बन गया था, तो रुद्रसेन ने फायर यूनिकॉर्न के बारे में और अधिक जानने की योजना बनाई। फायर यूनिकॉर्न का शिकार करना और उसे मारना एक महत्वपूर्ण मामला था। रुद्रसेन को इसकी बहुत दिलचस्पी थी। फायर यूनिकॉर्न का पूरा शरीर एक कीमती खजाना था, खासकर उसका खून। यदि वह एक बूंद प्राप्त कर सकता है तो उसकी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ती। रुद्रसेन इसका इंतजार कर रहे थे। अगर वह फायर यूनिकॉर्न के खून की एक बूंद प्राप्त कर सके तो यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। तभी दूर से लोगों का एक समूह दौड़ा। आगे वाला कल्टीवेटर ठंड से चिल्लाया, देखो, ये तलवारनाथ है। वो बच्चा कौन है? तलवारनाथ और उनके समूह के इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्होंने कहा। क्या उन्होंने तलवारनाथ और उनके समूह को नाराज किया? अगर वह तलवारनाथ को नाराज करता है तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। कई भाड़े के सैनिकों ने देखा, इशारा किया और चर्चा की। यह स्पष्ट था कि इस तलवारनाथ की भाड़े के शहर में असाधारण प्रतिष्ठा थी। रुद्रसेन ने उन लोगों के समूह को देखा। समूह के नेता के हाथ में खून से लाल ब्लेड था। वह व्यक्ति शायद तलवारनाथ थे। रुद्रसेन ने चकर सिंह को भी उन लोगों के समूह में देखा। चकर सिंह ने रुद्रसेन को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें सबक सिखाया था। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल पश्चाताप करेंगे बल्कि सहायक भी मिलेंगे। रुद्रसेन ने तलवारनाथ की ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या आप सभी बदला लेने के लिए यहां हैं? मैंने सुना है कि भाड़े के सैनिक रीढ़ की हड्डी वाले पुरुष हैं। आपका भाई ऐसा नहीं कर सकता। जब मैंने उसे सबक सिखाया तो उसने लोगों को बदला लेने के लिए बुलाया। क्या कायर है? रुद्रसेन को हंसते हुए और चकर सिंह का मजाक उड़ाते हुए देखकर कई लोगों का मुंह फड़क गया। यह बच्चा वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। शायद वह नहीं जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। अब वे हंस रहे थे, वे शायद बाद में रोएंगे। बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है। तुमने मेरे भाई को मारा और फिर भी हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तलवारनाथ की आंखें ठंड से चमक उठी। मैं भाड़े के सैनिक रुद्रसेन ने मुस्कुराया। तुम्हारा भाई मुझे लूटना चाहता था, लेकिन वह मेरे जितना शक्तिशाली नहीं था। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन यह पहले से ही सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था। हाँ बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें इतना घमंडी क्या बनाता है। तलवारनाथ का चेहरा उदास था जब उसने अपना रक्त लाल ब्लेड निकाला। इसे करने की बड़े भाई की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस बच्चे को हम पर छोड़ दो, कुछ भाड़े के सैनिकों ने कहा। तलवारनाथ ने कहा, आप सब पीछे हट जाएं। मैंने लंबे समय से अपनी मांसपेशियों का व्यायाम नहीं किया है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हम कैसे हिम्मत करेंगे? बड़े भाई, आराम से लो, इस बच्चे को आधा मत काटो। जाहिर है उन्होंने रुद्रसेन को अपनी आंखों में नहीं रखा। तलवारनाथ ने अपनी बात समाप्त की और दहाड़ने लगे और अपने रक्त लाल ब्लेड के साथ रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। तलवारनाथ अपना कदम उठा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो बच्चा कितनी चालें उठा सकता है। कितनी चालें? क्या आप उस बच्चे को कम नहीं आंक रहे हैं?
ऐसा लगता है कि वह केवल 15 या 16 साल का है। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? मुझे लगता है कि उसे केवल एक ही चाल की जरूरत है और तलवारनाथ इस बच्चे को आधा करने में सक्षम होगा। चर्चा की आवाज गूंज उठी। तलवारनाथ का पीछा करने वाले दर्जन से अधिक भाड़े के सैनिक जयकारा कर रहे थे। निर्भय ब्लेड के 13 स्लैश! तलवारनाथ ने एक लंबी चीख छोड़ी और अपनी तलवार से वार किया। देदीप्यमान प्रकाश की किरणें बाहर निकलीं। ब्लेड क्यू ने शून्य को हिला दिया। तलवारनाथ के शरीर से निकलने वाली भयानक आभा ने कई लोगों को घुटन महसूस कराई। उनके लिए करीब आना मुश्किल था और वे सभी पीछे हटने के लिए मजबूर थे। बूम! तलवारनाथ का ब्लेड जो माउंट हुआ को विभाजित कर सकता था तुरंत नीचे गिर गया। बैंग स्मैश! इस समय रुद्रसेन ने अपने चाल चली। उसने तलवार की मुट्ठी अपनी पीठ पर पकड़ी और अचानक उसे बाहर निकाल लिया। सभी को ठंडी रोशनी का एहसास हुआ। फिर तलवारों के टकराने की खनखनाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन की चाल बहुत तेज थी। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार खोल दी। तलवार फिर से म्यान हो गई। ये लगभग रातों रात कर दिया गया था। क्या हुआ? कई लोग अभी भी रुद्रसेन और तलवारनाथ को असमंजस में देखते थे, क्योंकि रुद्रसेन की तलवार पहले से ही म्यान हो चुकी थी। जहां तक तलवारनाथ की बात है, उसके चेहरे पर एक नीरस भाव था, जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। देखो! कोई घबराकर चिल्लाया। तलवारनाथ के बाल काट दिए गए और धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। इस नज़ारे को देखकर हर कोई सदमे से अभिभूत हो गया। एक तलवार का प्रहार। तलवारनाथ जो एक मार्शल मास्टर थे, हार गए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि युवक तलवार के वार से तलवारनाथ का सिर काट सकता था, लेकिन उन्होंने केवल तलवारनाथ के मुट्ठी भर बाल काटने का फैसला किया। कौन मजबूत था और कौन कमजोर, ये एक नज़र में स्पष्ट था। मैं हार स्वीकार करता हूं। आज आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। तलवारनाथ ने अपने खून से लाल ब्लेड को जमीन पर फेंक दिया। इस आदमी को एक सीधा और सीधा आदमी माना जा सकता है। स्वर्ग! क्या वो युवक बहुत मजबूत नहीं है? तलवारनाथ जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी एक चाल में हार गया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से नायक हमेशा युवाओं से आते रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो युवक कौन है। क्या वो किसी शीर्ष स्तरीय परिवार का शिष्य हो सकता है? आसपास के कई लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वे सभी रुद्रसेन को श्रद्धा से देखने लगे। रुद्रसेन ने खून से लाल ब्लेड उठाया और तलवारनाथ को सौंप दिया। जैसा कि कहा जाता है, कोई कलह नहीं, कोई सामंजस्य नहीं। मैंने अतीत में भी एक गलती की थी। मुझे उम्मीद है कि भाई तलवारनाथ मुझे माफ कर सकें। रुद्रसेन को विजेता माना जाता था, लेकिन अब वे शांति बनाए रखने का फैसला किया। इसके अलावा वे बहुत विनम्र थे। उस समय रुद्रसेन के बारे में हर किसी की धारणा पहले से काफी बेहतर थी। ठीक है, ठीक है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप मुझसे दोस्ती करने को तैयार हैं? तलवारनाथ ने पूछा। बहुत अच्छे, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जैसे नायक से मिलने में सक्षम होना सम्मान की बात है भाई दुगू। आज मैं आपके आभार के तौर पर आपको मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित करता हूं, रुद्रसेन ने कहा। भाई रुद्र, अब हम परिवार हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम माफी मांगते हैं तो हम ही आपसे माफी मांग रहे हैं। आप एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए कृपया इसे दिल पर ना लें। दिल पर ना लें, तलवारनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है भाई रुद्र, मैंने आपको पहले भी नाराज किया है, कृपया इसे दिल पर ना लें। चक्र सिंह ने माफी मांगते हुए कहा। ये सब अतीत की बातें हैं। गर्म रक्त वाले पुरुषों के लिए संघर्ष होना सामान्य है। एक गिलास शराब के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। रुद्रसेन मुस्कुराया। चलो शराबी अमर सराय में चलते हैं। हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में नहीं होंगे। तलवारनाथ और रुद्रसेन एक दूसरे के कंधों पर अपनी बाहें डाले। ऐसा लग रहा था कि वे घनिष्ठ दोस्त थे। रुद्रसेन का दल चला गया। कई लोग अवाक रह गए। किसने सोचा था कि दोनों पक्ष जो भी झगड़े में थे, पलक झपकते ही दोस्त बन जाएंगे। उस बच्चे ने कुछ ही शब्दों में उनके बीच की दुश्मनी को दूर कर दिया, यहां तक कि उन्होंने तलवारनाथ और अन्य लोगों की प्रशंसा भी जीत ली। हालांकि वो अभी भी युवा है, वो बहुत अनुभवी और बुद्धिमान है। भविष्य में वो आपात से निकलने वाले अजगर की तरह होगा। एक अर्ध अधेड़ उम्र के किसान ने कहा। जब अजगर आपात से बाहर आता है तो ये एक असीमित दुनिया होती है। चलो, हमें इस मामले की रिपोर्ट यंग मिस को करनी है, एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वे दोनों भीड़ में से निचुड़ गए और जल्दी से गायब हो गए। तलवारनाथ और अन्य लोगों से रुद्रसेन ने बहुत सारी खबरें सुनी थी।
तलवारनाथ की जानकारी के अनुसार ये कहा गया था कि प्राचीन कुलीन परिवारों के लोग अग्निकिलिन का शिकार करने के लिए आते थे। इसलिए विभिन्न बलों ने जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की और अभी भी इंतजार कर रहे थे। जब रुद्रसेन वापस लौटे तो देर रात हो चुकी थी। नहाने के बाद रुद्रसेन अपने बिस्तर पर सो गए। वो तब तक नहीं उठा जब तक कि उसने अगले दिन दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनी। रुद्रसेन ने दरवाजा खोला तो देखा कि दो लोग बाहर खड़े थे। एक वेटर था और दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग के किसान था। हालांकि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। रुद्रसेन, मैं आपकी नींद में खलल डालने के लिए मरने के लायक हूं। बात बस इतनी है कि ये स्वामी आपको ढूंढ रहा है, इसलिए मैंने आपको परेशान किया। कृपया मुझे माफ कर दो, वेटर ने डर और घबराहट में कहा। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, रुद्रसेन ने कहा। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। वेटर चला गया। रुद्रसेन ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा, मुस्कुराया और पूछा, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? मैं दिव्या हूं, भाड़े के संघ की एक प्रबंधक। मैं यहां अपनी युवा मिस को एक पत्र देने आया हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक पत्र निकाला और रुद्रसेन को सौंप दिया। रुद्रसेन ने पत्र लिया और पूछा, आपकी युवा मिस कौन है? युवराज रुद्र, एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी मुट्ठियां बांधी और चला गया। रुद्रसेन अपने कमरे में वापस गए और लिफाफा खोला। अंदर एक निमंत्रण पत्र था। सामग्री इस प्रकार थी। उन्होंने कहा कि दिव्या और युवराज रुद्र की मुलाकात कल हुई थी। आपने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। आज मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। कृपया भाड़े के संघ में आएं। नीचे शनाया देवयानी का नाम लिखा हुआ था। ये वो है। रुद्रसेन चौंक गए। वो शनाया देवयानी के खूबसूरत चेहरे और मनोहर बदन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकता था। रात हो गई और रुद्रसेन भाड़े के संघ में पहुंचे। मुख्य हॉल में उन्होंने शनाया देवयानी को देखा। ये कहना पड़ा कि शनाया देवयानी वास्तव में एक लोमड़ी थी। उसका पूरा शरीर एक आकर्षक आभा से भर गया था। ऐसी आभा एक आदमी की सबसे मौलिक इच्छाओं को जगा सकती थी। यहां तक कि रुद्रसेन के लिए भी जब शनाया देवयानी का सामना हुआ तो उनके लिए अपनी कल्पना को जंगली दौड़ने से रोकना मुश्किल था। रुद्रसेन शनाया देवयानी को देखकर मुस्कुराए और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि इस खूबसूरत महिला ने मुझे क्यों बुलाया है? शनाया देवयानी ने मीठे स्वर में कहा, अगर कुछ नहीं है तो क्या युवराज रुद्र को वार्तालाप के लिए नहीं बुला सकती? दिल से दिल की बात करें। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। देवयानी जैसी महान सुंदरी से मिलना मेरा सम्मान है। शनाया देवयानी इतनी जोर से हंसी कि वो आगे पीछे हिलने लगी। ये महिला वास्तव में एक लोमड़ी थी। उसकी हर हरकत और एक्शन ऐसे आकर्षण से भरी होती थी कि वो किसी भी आदमी के दिल की धड़कन को तेज कर सकती थी। शनाया देवयानी गुप्त रूप से रुद्रसेन की हर हरकत पर नजर रख रही थी। यद्यपि वो रुद्रसेन की जलती हुई निगाहों को देख सकती थी, लेकिन वो ये भी देख सकती थी कि रुद्रसेन की आंखों के भीतर एक स्पष्ट प्रकाश था। शनाया देवयानी ने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति उतना उथला नहीं है जितना वो सतह पर दिखता है। उसके दिल में संदेह का एक संकेत पैदा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर भाव और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले हो गए। वो मुस्कुराई और बोली, युवराज रुद्र, इस बार फियर ने आपको यहां आमंत्रित किया है क्योंकि उसके पास युवराज रुद्र से पूछने का एक एहसान है। रुद्रसेन ने निष्क्रिय भाव से कहा, मिस देवयानी भाड़े के संघ की सदस्य हैं। वो मुझसे पूछने के लिए एक एहसान कैसे कर सकती हैं? शनाया देवयानी हताश हो गई। वो स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि रुद्रसेन उसे आगे बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। रुद्रसेन के इरादे वास्तव में ऐसे ही थे। आखिरकार शनाया देवयानी से वो केवल एक बार मिले थे। उसका अनुरोध सरल कैसे हो सकता है? शनाया देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे यकीन है कि आप फियर की मदद करने में सक्षम होंगे। रुद्रसेन खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि शनाया देवयानी ने पहले ही इस हद तक ये बात कह दी थी, इसलिए वो उसे अस्वीकार करना जारी रखना नहीं चाहते थे। इसके बजाय उसने पूछा, मैं उत्सुक हूं, मिस देवयानी की स्थिति के साथ वो संभवतः मुझसे क्या पूछ सकती हैं? उस समय शनाया देवयानी ने एक दयनीय अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, मेरे पिता वज्रदेश में भाड़े के संघ के प्रमुख हैं
और वे दर्जनों भाड़े के संघों के प्रभारी हैं। मेरे 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई एक विशेष और षड्यंत्रकारी आदमी है और मेरा तीसरा भाई एक सुखदवादी बेटा है। वे दोनों अपनी आधिकारिक माताओं से पैदा हुए हैं और उच्च स्थिति रखते हैं। जहां तक मेरी माँ की बात है, वो सिर्फ एक नौकर लड़की है और मेरे पिता का उसके साथ अफेयर था जब वो नशे में था। ऐसे में परिवार में मेरा रुतबा बेहद कम है। अगली सर्दियों में पारिवारिक बैठक होगी और उस समय परिवार में कुछ नए शक्ति संबंध बनेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा बड़ा भाई मुझे शादी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि मुझे उसके साथ सत्ता के लिए लड़ने से रोका जा सके। इतने बड़े परिवार में हमेशा आपसी धोखा होता है। मेरा तीसरा भाई निकम्मा है, लेकिन मेरा बड़ा भाई एक घमंडी और अभिमानी व्यक्ति है और उसने एक बड़ा दुश्मन भी बना दिया, जिससे एक भाड़े के संघ का विनाश हो गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। भाड़े के संघ के प्रभारी ऐसे व्यक्ति के साथ मेरे शांगवान परिवार की नींव नष्ट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर तब मेरा साथ दे सकते हैं। मेरे लिए या परिवार की नींव के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बड़े भाई को उत्तराधिकारी नहीं बनने दे सकता। शनाया देवयानी ने इतनी दयनीय बात कही, लेकिन सच तो ये बड़े परिवारों में सत्ता संघर्ष का मामला था। हारने वाले का भाग्य आमतौर पर अधिक दुखद था और शनाया देवयानी एक महिला थीं और उनकी मां अच्छे जन्म की नहीं थीं। अगर वो असफल हो गईं तो उनका भाग्य और भी दुखद होगा। रुद्रसेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, यह आपके परिवार का मामला है और मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूं। मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसके अलावा मेरी शक्ति आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शनाया देवयानी ने दयनीय लहजे में कहा, युवराज रुद्र बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगले साल जब सर्दी आएगी तो यंग मास्टर निश्चित रूप से पाताल से उठने वाला एक छिपा हुआ अजगर होगा, एक अजगर जो 9 स्वर्गों की ओर उड़ता है। आप निश्चित रूप से देवयानी का समर्थन करने की क्षमता रखेंगे। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि शनाया देवयानी बस उनकी चापलूसी कर रही थीं। हालांकि रुद्रसेन खुद बेहद आश्वस्त थे। उनका मानना था कि अपनी प्रतिभा के साथ 1 साल के समय में वो उस स्तर तक बढ़ जाएंगे जिस पर शनाया देवयानी भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। रुद्रसेन ने शनाया देवयानी की ओर देखा। उसकी दयनीय उपस्थिति को देखकर वो हेल्प नहीं कर सके और उसके लिए दया महसूस कर रहे थे। ये कहना पड़ता था कि खूबसूरत महिलाओं को अक्सर बड़ा फायदा होता था। शनाया देवयानी ऐसा ही एक उदाहरण थे। रुद्रसेन खड़े हो गए और शनाया देवयानी के सामने चले गए। उनकी बर्फ सफेद ठुड्डी को चुटकी बजाते हुए शनाया देवयानी थोड़ा शर्मा गई, लेकिन मुक्त संघर्ष नहीं किया। अगर तुम मेरी महिला बनने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हो जाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? रुद्रसेन कुर्सी पर बैठ गए, जबकि शनाया देवयानी रुद्रसेन की गोद में बैठ गईं। शनाया देवयानी का शरीर अत्यंत संवेदनशील था और उसने पहले कभी किसी पुरुष के साथ इतना अंतरंग संपर्क नहीं किया था। साथ ही रुद्रसेन का शरीर भी अत्यंत संवेदनशील था। आखिरकार वो केवल 16 साल का युवक था और उसने पहले कभी किसी महिला का आनंद नहीं लिया था। जब वो एक महिला के संपर्क में आता था, विशेष रूप से शनाया देवयानी जैसी अद्वितीय सुंदरता, तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत बदल जाता था। शानगुआन फी रुद्रसेन की गोद में बैठ गई और वो रुद्रसेन के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया, उठने और रुद्रसेन के आलिंगन से बचने की कोशिश की। हालांकि इससे उनके बीच संपर्क और गहरा हो गया। हिलना मत। रुद्रसेन अपने शरीर में उत्तेजना महसूस कर सकता था और शनाया देवयानी पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। आप हिल भी नहीं सकते, शनाया देवयानी ने कांपती आवाज में कहा। उसे लगा जैसे उसके शरीर ने अपनी सारी ताकत खो दी है और वो रुद्रसेन के आलिंगन में गिर गई। वे दोनों थोड़ी देर की चुप्पी में पड़ गए। शनाया देवयानी रुद्रसेन के शरीर में बदलाव महसूस कर सकती थी और ऐसा लग रहा था कि ये शांत हो गया है। तभी उसने राहत की लंबी सांस ली। शर्माते हुए वो घूम गई, उसका चेहरा ठंडा हो गया। तुम बहुत ज्यादा हो, मुझे जाने दो, रुद्रसेन ने कहा। अगर मैं तुम्हें जाने देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत नहीं होऊंगा। रुद्रसेन का सवाल बेहद आक्रामक था, मानो वो शनाया देवयानी को अपनी शर्तों से सहमत होने के लिए मजबूर कर रहा हो। शनाया देवयानी का चेहरा काला और अनिश्चित था। स्वाभाविक रूप से वो इतनी जल्दबाजी में सहमत नहीं हो सकती थी। आखिरकार अगर वो सहमत हो जाती तो उससे पूरा जीवन अपने सामने इस आदमी को सौंपना होता।
ये निर्णय लेना आसान नहीं था। रुद्रसेन ने शनाया देवयानी को खड़े होने दिया। शनाया देवयानी का चेहरा लाल था क्योंकि उसने अपने गंदे कपड़े साफ किए। रुद्रसेन बाहर चला गया और मुस्कुराया। छोटी देवयानी, मेरी खूबसूरत लड़की, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का दिल है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। हम बाद में मिलेंगे। ये देखकर रुद्रसेन को जाते हुए देखकर शनाया देवयानी ने गुस्से से दांत पीसे। अभी अभी वो रुद्रसेन के साथ इतनी अंतरंग थी। हालांकि उनके बीच कपड़ों के कारण कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक महिला के लिए संपर्क का वो स्तर पहले से ही अकल्पनीय था। तुमने मेरा फायदा उठाया और अब तुम जाना चाहते हो?" शनाया देवयानी मदद नहीं कर सकती थी कि वो अपने दिल में नफरत से सोच रही थी। हालांकि रुद्रसेन को बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलता हुआ देखकर शनाया देवयानी की प्रारंभिक झिझक, शर्मिंदगी और क्रोध शिकायत में बदल गया और उसने गुस्से से कहा, "रुद्रसेन, वहीं रुको। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अनुरोध से सहमत नहीं हूं।" रुद्रसेन रुक गया। शर्माते हुए शनाया देवयानी को देखते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। शनाया देवयानी शर्मा गईं और उसने कहा, "हालांकि मैं तुम्हारे अनुरोध से सहमत हो सकती हूं। हमें एक समझौता करना होगा।" "ओह, एक समझौता? उसका क्या मतलब है?" रुद्रसेन ने पूछा। "सबसे पहले, इससे पहले कि तुम मेरे साथ परिवार में लौटो, तुम मेरे साथ वो चीजें नहीं कर सकते।" शनाया देवयानी ने लाल चेहरे के साथ कहा। वो चीजें करना स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच चादरों में लौटने का संदर्भ दे रहा था। हालांकि एक महिला के रूप में वो इसे जोर से कहने में बहुत शर्मिंदा थी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, "मैं इससे सहमत हो सकता हूं।" शनाया देवयानी ने आगे कहा, "दूसरी बात, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और मेरी रक्षा करनी होगी। तुम मुझे धमका नहीं सकते।" रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, "बेशक, तुम जैसी खूबसूरत पत्नी को धमकाने के लिए कौन सहन करेगा?" शनाया देवयानी ने एक सहवास के संकेत के साथ एक प्यारा खर्राटा लिया। उसने आगे कहा, "तीसरा, तुम किसी को भी मुझे धमका नहीं सकते।" रुद्रसेन ने कहा, "पत्नी, चिंता मत करो। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उनके कुत्ते की जान ले लूंगा।" रुद्रसेन का वादा सुनकर शनाया देवयानी को अचानक शांति का एहसास हुआ। ऐसी भावना कुछ ऐसी थी जिसकी उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। जब से वो याद कर सकती थी, शनाया देवयानी को पता था कि परिवार में उसकी स्थिति क्या है। उसे ना केवल अपने लिए जीना था, बल्कि उसे अपनी माँ के लिए भी जीना था। इन वर्षों में शनाया देवयानी ने बहुत थका देने वाला जीवन जिया था। उस बेशक स्ट्रॉन्ग बाहरी के तहत वो वास्तव में कमजोर दिल था। लेकिन जब उसने रुद्रसेन के दबंगी शब्दों को सुना तो शनाया देवयानी का दिल पिघलने लगा और उसके आंसू बेकाबू हो गए। रुद्रसेन दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ये महिला, इन वर्षों में इसके लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। रुद्रसेन ने धीरे से कहा, "देवयानी, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें धमका नहीं सकता।" देवयानी मानती है। देवयानी मानती है। शनाया देवयानी ने बार बार सिर हिलाया। शनाया देवयानी के सुस्वादु लाल होठों को देखकर रुद्रसेन धीरे धीरे आगे बढ़े। शनाया देवयानी स्वाभाविक रूप से जानती थी कि रुद्रसेन क्या करना चाहते हैं और वह उसे दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ी। वह रुद्रसेन को इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं बनाने देना चाहती थी। हालांकि उसने पाया कि रुद्रसेन की ताकत बहुत अधिक थी और वह थोड़ी कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रही थी। अगले ही पल उसके लाल होंठ सील हो गए। "ओ, बड़े बदमाश, मुझे जाने दो!" जैसे ही शनाया देवयानी ने प्रतिक्रिया दी, वह संघर्ष करने लगी, लेकिन वह रुद्रसेन से मुक्त होने में असमर्थ थी। जितना वो संघर्ष करती थी, उतना ही इससे रुद्रसेन की इच्छा जागृत होती थी। रुद्रसेन ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए इसके बजाय शनाया देवयानी के मोती के सफेद दांतों को खोल दिया और उसे तबाह करना शुरू कर दिया। उसका दाहिना हाथ भी उसके कपड़ों में भी पहुंच गया। इस तरह का कामुक दृश्य स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक नहीं चला और शनाया देवयानी आखिरकार रुद्रसेन को दूर धकेलने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाने में कामयाब रही। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने रुद्रसेन को घूर कर देखा। हालांकि रुद्रसेन के नजर में शनाया देवयानी का शर्मीला और गुस्से वाला लुक और भी ज्यादा लुभावनी था। शनाया देवयानी के शर्मीले और गुस्से वाले भाव को देखकर
रुद्रसेन ने महसूस किया कि उसका दिल तेज हो गया है। यह उसके दिल के बेतहाशा धड़कने की भावना थी। अगले दिन खबर फैल गई कि प्राचीन शक्तियों के बिजली घर आ पहुंचे हैं। हालांकि वे भाड़े के शहर में नहीं रुके, बल्कि सीधे फायर किलन के छिपने की जगह की ओर बढ़ गए। इससे काफी हलचल मच गई और कई लोग उजाड़ जंगल की ओर चले गए। रुद्रसेन ने भी यह खबर सुनी और उजाड़ जंगल में भी प्रवेश करने का फैसला किया। फायर किलिन जैसे विषैले जानवर के लिए वह मौत के जितना करीब होता है, उतना ही भयानक होता है। आपको सावधान रहना चाहिए। शनाया देवयानी को पता था कि रुद्रसेन फायर किलिन के शिकार में भाग लेने के लिए उजाड़ जंगल में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इस तरह रुद्रसेन के जाने से पहले उन्होंने रुद्रसेन को चिंतित होकर याद दिलाया। रुद्रसेन ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक टुकड़े में वापस आऊंगा। रुद्रसेन ने शनाया देवयानी के खूबसूरत चेहरे को सहलाते हुए उसके माथे पर हल्के से चूमते हुए कहा। शनाया देवयानी ने उसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि मीठा महसूस किया। कल रुद्रसेन के साथ जो कुछ भी हुआ था, तब से शनाया देवयानी का दिल रुद्रसेन से बंध गया था। शायद शनाया देवयानी ने भी अपने दिल में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। रुद्रसेन पर उनकी निर्भरता न केवल रुद्रसेन की मदद के कारण थी, बल्कि एक भावनात्मक निर्भरता भी थी। प्राचीन उजाड़ जंगल मूल रूप से एक ऐसी जगह थी जहां विषैले जानवर स्वतंत्रतापूर्वक घूमते थे। लेकिन आज बहुत से विषैले जानवर उजाड़ जंगल की गहराई में भाग गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से मानव कृषक जो उजाड़ जंगल में प्रवेश कर चुके थे, वे स्वाभाविक रूप से फायर किलिन के लिए यहां पर थे। फायर किलिन का पूरा शरीर एक खजाना था। सभी प्रमुख शक्तियां लूट का हिस्सा चाहती थीं। इसलिए उजाड़ जंगल बहुत जीवंत था। रुद्रसेन, तलवारनाथ और अन्य लोगों ने एक साथ निर्जन वन में प्रवेश किया। वे सीधे फायर किलिन के छिपने की जगह पर गए। भाई तलवारनाथ, क्या आपने पहले फायर किलिन को देखा है? रुद्रसेन ने पूछा। मैंने दूर से फायर किलिन को देखा। वह एक पर्वत चोटी पर खड़ा था, जो आग से घिरा हुआ था। वह एक पवित्र अग्नि जानवर की तरह लग रहा था, पवित्र और उल्लंघनीय। तलवारनाथ को कुछ समय पहले फायर किलिन देखने की याद थी। वह दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था। क्या बात है, मुझे देखने दो, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा मजबूत कृषक अंत में सभी प्रभावशाली समूहों के लिए एक लक्ष्य बन जाएगा। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। फायर किलिन जैसे पवित्र जानवर रहस्यमय अस्तित्व होते हैं, जो केवल किंवदंतियों में दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे वज्र देश जैसी छोटी सी जगह पर ऐसा पवित्र जानवर क्यों प्रकट हुआ है। इसके अलावा इस पवित्र जानवर की ची बहुत कमजोर है। मुझे नहीं पता कि यह गंभीर रूप से घायल है या नहीं। फायर किलिन को मारने का यह एक अच्छा अवसर है। यदि फायर किलिन ठीक हो जाता है, तो उसके सामने यिन यांग कल्टीवेटर भी मर जाएगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये सच है, ऐसे अस्तित्व को मारना आसान नहीं होगा। समूह ने 3 दिनों तक यात्रा की, इससे पहले कि वे अंततः फायर किलिन के छिपने की जगह पर पहुंचे। यहाँ का तापमान तेजी से बढ़ गया था। इसका फायर किलिन से कुछ लेना देना होना चाहिए। देखो, वो फायर किलिन है। तलवारनाथ ने घाटी की ओर इशारा किया। रुद्रसेन ने ऊपर देखा और आग की लपटों से घिरा एक विशाल जानवर देखा। वह विशाल जानवर पहाड़ जितना बड़ा था। इसने रुद्रसेन को एक मजबूत दृश्य प्रभाव दिया। क्या वो फायर किलिन है? क्या यह बहुत बड़ा नहीं है? यह तो पहाड़ जितना लंबा है। यहाँ तक कि एक यिन यांग विशेषज्ञ भी इस तरह के भयानक अस्तित्व से निपटने में सक्षम नहीं होगा, है ना? रुद्रसेन अवाक रह गए। अगर फायर यूनिकॉर्न अपने चरम पर होता तो यह एक पंजे से यिन यांग कल्टीवेटर को मार सकता था, लेकिन अब यह आधा मर चुका है। आपको पता होना चाहिए कि फायर यूनिकॉर्न लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसमें लड़ने की ताकत ज्यादा नहीं बची है, फायर यूनिकॉर्न ने कहा। तलवारनाथ ने कहा, हाँ। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा तलवारनाथ ने कहा था। उसके सामने फायर किलिन जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। आसपास कई किसान इकट्ठे हो गए थे। वे हर जगह बिखरे हुए थे क्योंकि वो फायर किलिन को देख रहे थे। हालांकि किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। भले ही फायर किलिन मृत्यु के कगार पर था, फिर भी यह एक प्राचीन क्रूर जानवर था। यह मौत के जितना करीब था, उतना ही भयानक था। साधारण किसान फायर किलिन के हमलों का सामना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह अभी तक अज्ञात था कि फायर किलिन वास्तव में घायल हुआ था या अन्य कारणों से कमजोर हो गया था।
स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा हर कोई प्राचीन गुटों के यिन यांग कल्टीवेटर के आने का इंतजार कर रहा था। दूरी में एक विशाल सुनहरी रोशनी आकाश में बह गई। अंतहीन सुनहरी रोशनी के बीच एक लंबे सुनहरी वस्त्र में एक आदमी उड़ गया। हिरण्य मोक्षेंद्र। किसी ने इस किसान की पहचान को पहचान लिया। उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। वह हिरण्य मोक्षेंद्र परिवार के उत्तराधिकारी थे, जो पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत में एक प्रसिद्ध प्राचीन कुलीन परिवार था। हालांकि वह युवा था, लेकिन उसकी साधना का आधार गहरा था। उसकी ताकत कई पुराने काश्तकारों को भी दबा सकती थी, जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे। हिरण्य मोक्षेंद्र का सुनहरा वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह असाधारण रूप से सुंदर था। वह शून्य में खड़ा हो गया और घाटी में देखा। वह हमला करने की जल्दी में नहीं था। काफी देर हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।